हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड शाओ बू को दिखाया जाता है, जिसका कि अभी अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था और आते ही देखती है कि कब से एक लड़का एक न्यू कमर लड़की को परेशानी किए जा रहा होता है। वो ज़बरदस्ती उससे अपने क्लब को ज्वाइन करने को ही बोल रहा था। और यही सब कुछ देखते हुए ये याद करती है कि जब बचपन में स्कूल लाइफ में ये फैटी हुआ करती थी, तब अक्सर ही इसके स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा ही बुली करते थे इसे। और यही देख के अभी उस लड़की की हेल्प करने जाने का सोच ही रही होती है कि अचानक ही इसके लड़के के सर पे कोई ऑरेंज फेंकता है। और तभी इसकी मदद करने के लिए शाओपू आ ही गई थी। वो लड़की तो इसका बहुत ज़्यादा ही थैंक यू बोल रही होती है कि अगर आज तुम ना आई होती तो पता नहीं वो लड़का मेरे साथ क्या करता। कोइंसिडेंटली दोनों ही रूममेट्स भी निकलती हैं, तो इसी खुशी में इसे कुछ स्वीट्स वगैरह भी देने लगी थी कि पहले ही तुम इतनी ज़्यादा पतली हो, ये खाने के बाद तुम पे तो कुछ असर नहीं होगा। ये भी आगे से कह देती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो शुरू दिन से ही इतनी ज़्यादा पतली हूँ। इसे ना झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है, हमेशा बस झूठ ही बोलती रहती है। अब उसे तो नहीं बताती है कि कैसे फैटी होने की वजह से इसकी क्लासमेट्स इसका कितना ज़्यादा मजाक उड़ाती थी, और बस अपनी इन्हीं सारी बातों को कवर करने के लिए ये हमेशा झूठ बोल के कोई ना कोई मन घड़त कहानियाँ तो बनाती रह जाती है। अब यहीं पे ही हमें चीफ एडिटर का ऑफिस दिखाया जाता है, जिनके लिए के कुछ कॉमिक्स वगैरह राइट करता है हमारा जीनियस हीरो। इसका नाम है सुजैन। ये बहुत सारी कॉमिक्स राइट करता है और लोग पसंद भी करते हैं। कॉमिक वर्ल्ड में तो इसका नेम है ब्लेक। आज तक किसी को भी इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चला है। अब वो यही कह रही होती हैं कि पहले ही तुम्हारी एक कॉमिक के 2 सीजन्स ख़त्म हो चुके हैं, सारे यही फैंस मांग रहे हैं कि 3 सीज़न कब आएगा। सो कब ये राइट कर रहे हो तुम। ये तो साफ मना कर देता है कि अभी मेरा मूड नहीं है, और ये कहता हुआ वहाँ से चला ही गया था। तभी हमारी नज़र पड़ती है शाओबू पे, जिसे कि कॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो भी ब्लेक की डाई हार्ड फ़ैन है, और उसका तो यही मन है कि काश ज़िंदगी में मैं अपने आइडल से मिल पाऊँ। उसने ये यूनिवर्सिटी उसी के लिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे पता चला था कि वो इसी यूनिवर्सिटी में ही होता है। खैर, इसका तो यही इरादा था कि कभी ना कभी तो उससे मुलाकात हो ही जाएगी, और आज उसी के ढूंढने के चक्कर में ही ये अब एडिटर इन चीफ के ही ऑफिस पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे अचानक इसकी मुलाकात सुजैन से भी हो गई थी। उससे पूछना तो चाह रही होती है कि ये मिस एडिटर इन चीफ किधर है। वो तो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए हुए वहाँ से चलता बनता है। वो है ही ऐसा खड़ूस सा, किसी को कोई भी भाव नहीं देता है। इतने में ही इसकी नज़र एक और लड़की यू पे पड़ती है, और वो तो सीधा ही एडिटर इन चीफ से मिलने के लिए आ गया था। यू स्टूडेंट्स काउंसलिंग का ही चेयरमैन है, और कुछ बात करने के लिए इस वक्त इन मैडम के पास पहुंचा होता है। हम ये भी यहाँ पे चोरी चोरी इनकी बातें खड़ी सुनी रही होती है। अब वो लोग जैसे ही कॉमिक्स वगैरह को लेकर डिस्कशन करते हैं, तो इसे फील होता है कि वो मिस्टर ब्लैक कोई और नहीं, कहीं ये तो नहीं है। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी हुई है, तो हो सकता है कि यही होंगे, इतने हैंडसम भी हैं। अब इसने तो उसका दिल जीतने का पक्का पक्का इरादा कर ही लिया था। यहाँ से वापसी पे जैसे सुजैन को दासा बैठे हुए देखती है, तो फ़ौरन से ही उससे बातें करने के लिए पहुँच ही आई थी, और उसे बातों ही बातों में बता देती है कि वो मिस्टर ब्लेक की बहुत बड़ी वाली फ़ैन है। इवन कि ये भी कह देती है कि मैं तो उसके असिस्टेंट हूँ, जो भी बातें वो तो मुझसे शेयर करते रहते हैं। ये अलग बात है कि मैंने उन्हें देखा नहीं है। अब ये तो सुजैन के सामने बहुत ज़्यादा ही झूठ बोल रही होती है। अब इसे क्या ही पता कि जिस ब्लेक की ये बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि सुजैन ही है। फिलहाल तो उसका ऐसे ही दिमाग खपाते ही वहाँ से चली ही जाती है, और ये पीछे से बस इस लड़की को देखता ही रह गया था कि कितनी ज़्यादा झूठी है ना ये। इनकी एक सीनियर भी इनके रूम में ही रहती है, जिसका नाम क्या है, रुई। बहुत ज़्यादा ही स्वीट है। अब जैसे ही कॉल पे बात करते हुए सुनती है कि इसका तो फ्रेंड है यू, तो बस यही कहने लगी थी कि क्या आप मुझे यू के बारे में बताएंगी कि आखिर को वो कब किस टाइम पे मिलता है। तो ये उसे सारी बात का बता देती है। इसे लग रहा था कि जैसे कि हो ना हो ये यू को पसंद करती है, इसलिए मुझसे उसके बारे में पूछ रही है। ये भी कहने ही लगी थी कि वो रिसर्च लैब में कल तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनते ही वो खुश हो गई थी। तो जैसे ही ये कुछ कॉमिक्स वगैरह को लेकर सोच रहा था, तो इसके फ्रेंड यांग की एंट्री होती है, जो कि आते ही एक बैड न्यूज़ दे रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हमारा जो कॉमिक क्लब है ना, उसे डिसबैंड कर दिया जाएगा। हमारे मेंबर्स पूरे हो ही नहीं रहे हैं। ये सुनते ही से बहुत ज़्यादा अफसोस तो होने ही लगा था। जो भी था, कॉमिक क्लब तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
और स्पेशली कि जो बॉक्सिंग क्लब का ही लीडर था वो तो इनके ही क्लासरूम को हड़पना चाहता था। सो नेक्स्ट डे ही पहुंचाया होता है कि आप लोगों के मेंबर्स इतने ज़्यादा कम हैं और हमारे ज़्यादा हैं, सो आप लोगों को ये क्लास क्यों मिली हुई है, हमें तो यही मिलनी चाहिए। वो तो हमेशा ही इनसे फाइट करता ही रहता है और सारी गर्ल्स ही, जिनमें कि हमारी क्यूट हीरोइन भी शामिल थी, इनकी ये लड़ाई खड़ी देख ही रही होती हैं। अब इनका झगड़ा ख़त्म करने के लिए यू की एंट्री हो गई थी। वो तो यही कह रहा होता है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, बट ये लीडर साहब तो ऐसे आसानी से नहीं जाने वाले होते हैं। अब अचानक ही इसकी नज़र पड़ती है कि इधर कुछ कॉमिक्स वगैरह के वर्क फटे पड़े हैं। ये जाके उन्हें उठा लेती है। अब इनको देखने के बाद ही इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो मिस्टर ब्लेक के ही हो सकते हैं, क्योंकि वही कॉमिक्स वगैरह इसी तरह ही राइट करते हैं। ज़रूर वही यहाँ पे रखे गए होंगे। सो उन्हें कह देती है कि ये कॉमिक क्लब कभी भी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि मिस्टर ब्लेक ने ही मुझे कहा है और मैं हूँ उनकी असिस्टेंट। अब ये तो साफ साफ झूठ बोल रही थी। खैर, अब इसने कह दिया था कि मिस्टर ब्लेक ने कहा है और असिस्टेंट भी उनकी। अब वो लोग तो वहाँ से चले ही गए थे। अब इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया था। ये सुन के सुजान खुद एकदम सरप्राइज रह जाता है कि ये लड़की आखिर को सोच क्या रही है। नेक्स्ट ही न्यू कमर्स आने वाले स्टूडेंट्स को ही प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे हीरोइन की क्लास में आ गया था। अब जैसे इसकी नज़र पड़ती है कि शाओबू कब से ही मोबाइल में लगी हुई है। एक्चुअली में वो तो मिस्टर यू के बारे में सर्च कर रही थी और यही सब कुछ हमारा हीरो देख लेता है। अब इसे ही खड़ा करके सबके सामने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने लगा था। अब जो भी था, इसने तैयारी तो की होती है, सो फटाफट उनके जवाब दे देती है। किसी ने इसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी। अब खैर, इसे सारे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और इवन के क्लासमेट्स भी इसे यही देखने लगे थे कि ये कितनी ज़्यादा ब्रेव गर्ल है। इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखो, ये आज का ज़माना है और पहले भी कैसे मुझे देख के सारे ही बातें बनाया करते थे। बहुत ज़्यादा ही चेंजिंग हो चुकी है। खैर कोई नहीं, अब पतली होने का मुझे इतना तो फ़ायदा हो ही गया। अब यहाँ से सीधा रिसर्च लैब ही जाने लगी थी कि अजू से तो मैं मिल के रहूँगी। ये तो मिस्टर ब्लेक को अपना आइडल इसलिए भी मानती है कि उसी की वजह से ही इसकी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। पहले इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हाँ, कॉमिक्स वगैरह पढ़ने के बाद इसने अपने करेक्टर को सुधार ही दिया है। बस एक दफ़ा मिल के उसे थैंक यू तो ज़रूर ही बोलना चाहती है। अब यहाँ पे ही हमारे हीरो को प्रोफेसर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करने को ही बोल रहे होते हैं कि तुम्हें रिसर्च लैब में जाके उसके बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे ये डोर ओपन करती है तो सामने से ही सुजैन को देख के एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। अब ये तो सुजैन से ही पूछ लेती है कि मिस्टर यू किधर है, मैं तो स्पेशल उनसे मिलने के लिए ही आई हूँ। वो भी आगे से नखरा दिखा के कह देते हैं कि मुझे क्या पता। यार, यहाँ पे अचानक इसकी नज़र पड़ती है कुछ क्लाउड्स पे, बहुत ज़्यादा ही प्रीटी लग रहे थे। अब ये फ़ौरन से ही सुजैन को दिखाने लगी थी, लेकिन वो कोई भी भाव नहीं देता है। पहले तो इसे वहाँ से जाने को बोलने लगा था। अब ऐसे ये वहाँ से जाने लगती है तो तभी रोक के यही पूछने लगता है कि मैं कैसे मानूँ कि तुम मिस्टर ब्लेक की असिस्टेंट हो। ये कह देती है कि मानो या ना मानो ऐसे ही है। ये कहते हैं कि नहीं, तुम तो झूठ बोल रही हो। अब वो लाई डिटेक्टर मशीन का इस पे यूज़ करने लगा था कि देखते हैं कि वाकई में तुम ये सच कह रही थी मुझसे या कि फिर झूठ बोल रही हो। ये भी कॉन्फिडेंटली कह देती है कि ठीक है, जो करना चाहते हो कर लो, मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ। अब इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। अब ये उनके सारे झूठ झूठ जवाब देती है और इस बारे में इसे पता चल ही गया था। अब एक ही बात इसे सच लगती है और वो ये होती है कि मिस्टर ब्लेक की वाकई में ये बहुत बड़ी वाली फ़ैन है और उसी से इसे इंस्पायरेशन वगैरह भी मिली हुई है कि अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करके जीते हैं वगैरह वगैरह। अब जैसे यहाँ पे मिस्टर यू की एंट्री होती है, बस फ़ौरन से ही उससे नंबर एक्सचेंज कर लेती है और ये भी कह के जाने लगी थी कि मुझे पता चला है कि आप ही मिस्टर ब्लेक है, मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। हमारा हीरो तो एकदम हैरान ही रह गया था। वो इतनी मज़े मज़े से इससे बातें कर रही थी, उसके दिल में थोड़ी बहुत तो जलन होती ही है। क्या है, यहाँ पे जैसे ही यू इससे कोई अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, ये तो बस उसे नखरे भी दिखाने ही लग गया था। उसे अपनी किसी भी चीज़ को छूने नहीं देता, हमेशा ही ये कभी किसी के साथ घुला मिला ही नहीं है, बस अपने काम से ही मतलब रखता है। रात के वक्त अपनी ही ड्राइंग्स वगैरह देखने के लिए आ गया था कि आखिर को इसमें क्या खास बात थी कि जिसे देख के ही शाहबू ने कहा था कि वो मेरी असिस्टेंट है। और तभी यहाँ पे शाहबू की भी एंट्री हो ही गई होती है। उसे यकीन था कि ज़रूर कॉमिक क्लब में तो हमारे हीरो आते ही होंगे।
मीन के मिस्टर ब्लेक। और जैसे अचानक उसकी नज़र इस पे पड़ती है तो एकदम हैरानी रह गई थी कि एक मिनट सुजैन, आप इधर क्या कर रहे हो? कहीं आप भी तो मिस्टर ब्लैक के डाई हार्ड फैन नहीं हो मेरी तरह? ये कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम हमेशा झूठ ही बोलती रहती हो कि तुम उसकी असिस्टेंट हो। ऐसा भला क्यों कहा था तुमने? ये फ़ौरन से अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। इससे पहले कि इनके बीच कोई भी बहस होती, सिक्योरिटी गार्ड ने इन दोनों को देख लिया था। बड़ी मुश्किलों से ही बच के दोनों वहाँ से भाग गए थे। यहाँ पे अचानक ऐसे ही ये उससे पूछ लेती है कि ये जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैं झूठ बोलती रहती हूँ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है? वो तो आगे से साफ कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं। यार वो तो नहीं मानने वाली थी कि ये भी एक बड़ा झूठ है कि मान नहीं रहे हो। खैर यहाँ पे अपना फ़ोन उधर टेबल पे ही रखा ही थी। ये तो शुक्र था कि इसने देख लिया था, इसलिए जैसे उसे वापस करता है ये थैंक यू बोल के वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन इसके ही फ्रेंड यांग की जैसे ही शाबू पर नज़र पड़ी थी तो वो फ़ौरन से ही उसे अपने पास बुला लेता है और उससे उसके फ्रेंड का ही पूछने लगा था, मीन के लिन का, कि देखो मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताओगी? अब वो कहाँ पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करती है इसके बारे में इसने उसे कह ही दिया था। ये सुन के वो खुश हो जाता है और अपने ही कॉमिक क्लब को इसे ज्वाइन करने को ही बोलने लगा था। उसकी तो हाँ ही होती है, लेकिन ये सुन के हमारे हीरो तो ज़रा भी खुश नहीं लग रहा होता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। लिन जैसे ही अपनी न्यू क्लासेस ज्वाइन करती है तो यहाँ पे सभी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। मीन की जो इसकी थॉट्स होती हैं कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं होता। अब वो इसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर रहे थे, ये सब कुछ यांग से बर्दाश्त नहीं होता। वो फ़ौरन से इसकी हेल्प करने के लिए आ गया था। पहले तो उसे बाहर निकालता है एंड देन इनके साथ फाइट करने ही लगा था, फिर खुद ही मार खा के बाहर निकल आया होता है। लेकिन कोई नहीं है, कम से कम इसने इस यहाँ से लिन की अटेंशन तो पा ही ली। अब वो इसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी, फिर दोनों अपने अपने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे यांग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। नेक्स्ट डे जैसे ही ये अपनी क्लास में आता है तो सामने से शाओबू को देख के एकदम हैरान ही रह गया था कि ये लड़की हमारे कॉमिक क्लब में क्या कर रही है। अब जैसे उसे पता चलता है कि इसने ही हमारा क्लब ज्वाइन कर लिया है, यार अब मना थोड़ी ना कर सकता था। वो ज़बरदस्ती यहाँ पे आ जो गई थी। अब जैसे उसे पता चलता है कि आजकल इनके क्लब के हालात बहुत ज़्यादा बुरे जा रहे हैं, बहुत जल्दी अगर इन लोगों ने यहाँ पे कुछ ना किया, मीन के न्यू मेंबर्स ना बनाए, तो हो सकता है कि इनका ये क्लब डिसबैंड हो जाए। ये सुन के ही अब इन सब से कहने लगी थी कि हमें हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों की हर हाल में हेल्प करूँगी कि हमें न्यू मेंबर्स मिल जाएं इस क्लब के लिए। जहाँ पे कि वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही थी, वहीं पे हमारे हीरो को तो कोई मतलब ही नहीं था कि जो कहते हो कहते रहो। अब बाद में जैसे इसकी नज़र यू पे पड़ती है तो फ़ौरन से इसे हेलो हाई करने के लिए पहुंच रही होती है। उसके थ्रू ही इसे पता चलता है कि बहुत जल्दी एक नेटवर्किंग इवेंट होने वाला है। इसे आइडिया आता है, अपने फ्रेंड्स को जाके कहती है कि देखो हम उस इवेंट में जाके अपने न्यू मेंबर्स बना सकते हैं क्लब के लिए। इस तरह तो हमारा क्लब डिसबैंड भी नहीं होगा क्योंकि हमारे मेंबर्स पूरे जो हो जाएंगे। सारे तो हाँ कर देते हैं कि ठीक है अच्छा आइडिया है, लेकिन हमारी तो कोई जवाब नहीं देता। अब सारे कहने लगे थे कि प्लीज़ मान जाओ ना। और को यही उनका लीडर जो होता है। यहाँ से वापसी पे अचानक इसकी मुलाकात तो रुई से हो गई थी। अभी से मालूम होता है कि रुई तो एक्चुअली में बहुत पहले से ही इसे पसंद करती है। वो भी इवेंट के हवाले से इससे बात करने के लिए आई थी कि क्या तुम आओगे उस इवेंट में। ये कोई उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता है। नेक्स्ट ये तीनों गर्ल्स मिल के अपने लिए ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट करने के लिए पहुंच आई होती हैं। इधर इसे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद तो आया था, लेकिन क्या करती शाओबू, इसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। अब यही सब कुछ देखते हुए रूई ने इसके लिए एक बेस्ट ड्रेस चूज़ किया होता है और ये इसे पसंद भी आया था कि यही मैं इवेंट में पहन के आऊँगी। अब नाना करने के बावजूद भी सुयन यांग के साथ मिलके उस इवेंट में आ ही गया होता है। इन सभी लोगों ने ही तकरीबन एक एक्सपेरिमेंटल रिस्ट वॉच पहनी हुई थी। मीन कि अगर इनकी हार्ट बीट फास्ट होगी तो ये खुद ब खुद ही लाइटनिंग करना स्टार्ट कर देगी। और कुछ ऐसा सही सीन यहाँ पे यांग के साथ होता है लिन को देख के। जैसे शाबू तैयार होके आई थी उसे तो बस यू और सुजैन दोनों ही देखते रह जाते हैं, ऐसे मानो को दोनों को ही इससे फर्स्ट साइट लव हो गया हो। यहाँ पे पहले तो रूई का एक शो स्टार्ट हो जाता है, सारे लोग बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। सुजैन की नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ शाओबू पे ही टिकी हुई थी और ये वाली बात तो इधर यांग ने नोट कर ली थी। अब जैसे वो बार बार इसे देख रहा होता है, रूई ने भी देख ही लिया था। बेचारी को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है कि इसने तो मेरे शो को देखा तक नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट होता है एक दूसरे से चैटिंग करने का और बस इसी का ही फ़ायदा उठाने वाला था कॉमिक क्लब।
इस लड़की के सामने जो भी बात करने के लिए आता है तो ये उसे अपना क्लब ज्वाइन करने को ही बोल रही होती है, और इस तरह से इसने तकरीबन बहुत सारे मेंबर्स बना लिए थे। यही तो आइडिया था असल शाओबू का, और इसमें तकरीबन सक्सेसफुल हो ही चुकी थी। अब बाद में यू इससे बात करने के लिए आता है, ये उससे पूछ लेती है, सो क्या इस इवेंट में तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है जिससे कि बिल्कुल तुमसे लव हो गया हो? कि नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ शाओबू पे ही टिकी हुई थी, और अचानक ही इसकी वॉच में से लाइटनिंग होना शुरू हो जाती है। ये अब एक्सक्यूज़ बनाता हुआ वहाँ से चलता बनता है। रूही जैसे ही सुजैन से बात करने के लिए आती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ शाओबू को ही देख रहा था। मैं यही नोट करता है कि कब से एक लड़के से बात कर रही है, सो उससे चैटिंग करने के लिए पहुंच आया होता है। अब ठहरा क्वाइट बस ऐसे ही चुप करके बैठ गया था। यही बातचीत शुरू करती है। यही कहने लगी थी कि वैसे तुम अगर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो इसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अगर तुम किसी लड़की को मिलो तो उसे हॉबीज़ वगैरह पूछना, और ये कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। चलो कोई नहीं, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, जो मुझसे क्वेश्चंस करो मैं तुम्हें जवाब दूंगी। अब जैसे ये क्वेश्चंस उससे कर रहा होता है तो तभी अचानक उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। इवन कि उसकी वॉच में से भी लाइटनिंग निकल रही होती है, और इस बात का एहसास तो सुजैन को इधर बिल्कुल भी नहीं होता। अब इस सेगमेंट के बाद ही इन सारे लोगों ने मिलकर कुछ गेम्स वगैरह खेलनी थी। शाहबू का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि सुजैन ही बना था। अब उसे कह रही होती है कि देखो, अब जैसे ये सारे लोग भागना शुरू होंगे तो मैं साथ ही भागना। वो तो बिल्कुल भी नहीं भागता है। इसी बीच बेचारी नीचे भी गिर गई थी। अब दोबारा से समझा रही होती है कि मैं काउंटिंग करती हूँ, मैं साथ ही भागना। और दूसरी बार ही कुछ ऐसा ही होता है। बेचारी बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस फील कर रही होती है, और रह रह के उसे सुजैन पे गुस्सा भी आ रहा था। बाकी सारे तो वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये उसका हाथ पकड़ के दौड़ना स्टार्ट कर देता है कि तुमसे तो कुछ होगा नहीं, ऐसे गिरती रहोगी, चलो मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अचानक ही शाबू नोट करती है जैसे कि कोई चीज़ रुई और यू दोनों पे ही गिर रही है, और उन्हें बचाने के चक्कर में अब यहाँ पे ना सिर्फ खुद गिरती है बल्कि इसने बेचारी सुजैन को भी धड़ाम से नीचे ही गिरा दिया था। अब इसके साथ साथ बेचारा सुजैन भी हॉस्पिटलाइज्ड ही होके रह गया था। उसके भी पाँव पे मोच आ गई थी। अब जब तक कि ये कम्प्लीटली ठीक ना हो जाते, इन्हें हॉस्पिटल में ही चंद दिन गुजारने थे, और इस सब के लिए यहाँ पर उसे अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है ना। पर वो आगे से इट्स ओके कह देते हैं कि कोई बात नहीं है, अब जो होना था वो तो हो गया। रात को अचानक ही शाउडू को उसके बाबा की कॉल आ गई थी। वो तो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे होते हैं। अब आज जो भी इसके साथ इंसिडेंट हुआ था फ़िलहाल अपने बाबा को नहीं बताती है कि ऐसे ही मुझे लेके परेशान हो जाएंगे। इनकी सारी की सारी बातें सुजैन भी लेटे हुए सुन ही रहा था। वो भी अपने पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मिस करता है, लेकिन बिज़ी होने की वजह से इनकी मुलाकात कम ही हुआ करती है। अगले ही दिन दोबारा से इससे माफ़ी मांग रही होती है कि मेरी वजह से तुम बाकी सारे कामों से भी गए। वो कह देता है कि अगर इतना ही सॉरी फील कर रही हो तो क्यों ना हम डील कर लें। तुम्हारी वजह से ये मेरी कंडीशन हुई है तो इसके बदले में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सो क्या तुम मेरे सब्जेक्ट बनना पसंद करोगी, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। यार मजबूरी में उसे मानना ही पड़ गया था। अब इसे वॉशरूम जाना होता है तो वो फ़ौरन से कह देती है कि मेरी हेल्प चाहिए तो मैं करने को तैयार हूँ। पहले तो वो इसके शोल्डर को पकड़ने की कोशिश करने लगा था, फिर अचानक ही उसके दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आता है तो वो इसका सर ही पकड़ लेता है। ये भी भाग के उसे वहाँ से लेके जाने ही लगी थी। वो बेचारा तो अपने शूज़ तक पीछे भूल जाता है। अब बाद में इसे मॉम की कॉल आ जाती है। अभी भी किसी बिजनेस ट्रिप पे ही गई हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है कि उनसे मुलाकात तो कम ही होती है मेरी। मैंने ऐसे मानो कि अपने मॉम से नाराज़ ही रहता है अक्सर। जैसे ही बाहर निकलता है तो सामने से ही शाउडू कब से ही इसके आने का वेट कर रही थी कि तुम आखिर को अंदर इतनी देर क्यों लगा के आए हो। खैर वो कह देता है कि ये भी कोई सवाल है पूछने का। अब ऐसे ही इसी चक्कर में जैसे ही रुकती है तो बेचारा गिरने से बचता है। बाद में कह देती है कि सॉरी, और फिर स्माइल भी करने लगी थी कि अब की बार पक्का तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगी। नन्ही से पकड़ती हुई इसके बेड तक ही लेके आ जाती है। अब इन दोनों के बीच डील हो चुकी थी कि जैसे कि मैं तुम्हारे काम कर दिया करूँगी वैसे ही अब मैं अपने हैंड्स को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो कुछ काम तुम्हें भी करने ही पड़ेंगे। अब इसे अपने लिए ही बनाना पील ऑफ करने को बोलती है, जो कि मजबूरी में उसे करना ही पड़ गया था। छोटी मोटी फाइट तो इनके बीच होती ही रहती है। अब जैसे ही कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वो इसके लिए फ़ूड ऑर्डर करने का डिसाइड कर लेता है कि ठीक है जो सोचना है सोच लो, मुझे बता दो। अब इससे तो कुछ भी डिसाइड हुआ ही नहीं जा रहा होता। वो फिर खुद से ही कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेता है। खुशी खुशी ये बाहर से लेके आ गई थी।
अब यहाँ पे खुद तो खाई जा रहा होता है, वो बेचारी उसका फेस ही देखी जा रही होती है कि ये क्या बात हुई, अब मुझे भी तो खिलाओ ना। और मजबूरी में उसे भी से खिलाना ही पड़ गया था। इनके बीच अब छोटी सी इंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गई थी। अब जैसे ही वो इसकी ही चॉपस्टिक से खाता है तो ये पूछने लगती है कि ये क्या बात हुई, अभी अभी ही तुमने मेरी चॉपस्टिक यूज़ की है। वो फ़ौरन से उसे चेंज करने लगा था। इससे पहले कि इनके बीच कोई भी बात होती, ऊपर से ही रुई इन दोनों के लिए ही खाना लेके आ गई थी। वैसे वैसे अपने हाथों से खिला रही होती है तो वो उसे थैंक यू बोलने लगी थी कि वैसे अगर मैं एक मैन होती तो ज़रूर आपसे ही शादी करती, आप कितनी ज़्यादा स्वीट हो ना। अब जैसे ही नोट करती है कि ये चुपके चुपके से ना सुजैन को देख लेती है, मीन के इसका उस पर क्रश है, इसलिए ही इन दोनों को बातें करने का कह के खुद तो सोने का नाटक करने लगी थी। वो कुछ नोट्स वगैरह बना के लाई थी कि ये तुम्हारी स्टडी करने में मदद देंगे। वो इसे थैंक यू बोलता है। बाद में जैसे ये अपना काम कर रहा होता, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अब मन ही मन में ये सोच रही होती है कि वैसे अगर ये बोले ना तो इतना भी बुरा नहीं है। ये सारी बातें तो हमारे हीरो ने सुनी ली होती हैं। अब अचानक ही भागता भागता यंग आता है कि क्या आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी हमारा क्लब फिर से ही डिसबैंड होने वाला है। एक्चुअली में जो हमने उस इवेंट में जाके अपने मेंबर्स बनाए थे वो तो स्कूल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है कि ये गलत बात है, हमने बहुत ही गलत काम किया। ये सुन के अब थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि ये क्या बात हुई, इतनी मेहनत की थी सारी की सारी वेस्ट गई। और बस फिर खुद को ही तसल्ली देती हुई उठ बैठती है कि मिस्टर ब्लेक ने कहा था कि हमें जल्द हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई बात नहीं है, अगर ये मौका हाथ से हमारा निकल गया तो हम ज़रूर आइंदा कोई और कोशिश कर लेंगे। और बस इसी एक्साइटमेंट में खुद को थोड़ी बहुत इसने चोट भी लगवा ही ली थी। अब रात के वक्त ही ये कॉमिक क्लब पहुंचा होता है एक सीक्रेट मैसेज देने के लिए। एक्चुअली में इसने अपनी कॉमिक का सीज़न 3 बनाने का डिसाइड कर लिया था। अगले ही दिन इसकी फैंस जैसे ये न्यूज़ देखती हैं तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये तो स्पेशली शाओडू का ही रिएक्शन देखना चाहता था। वो कब से ही सो रही थी, अब ये उसे हर मुमकिन जगाने की कोशिश करता है। अब जब वो नहीं जागती है तो यही कह देता है कि क्या तुमने अभी अभी पोस्ट देखी है कि जो तुम्हारी फेवरेट कॉमिक है उसका सीज़न 3 आने वाला है। और ये देखते ही ये तो यहाँ पे डांस वगैरह करना स्टार्ट कर देती है। वेल, इसका यही रिएक्शन तो हमारा हीरो देखना चाहता था, जिसमें कि वो सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही आज अपने क्लब पहुंची थी तो वहाँ पे ड्राइंग बनी हुई देखती है कि वाओ मिस्टर ब्लेक, इसका मतलब है कि इधर आए थे। अब यही सब कुछ देखते हुए बहुत सारे फैंस की एंट्री हो गई थी कि हम आपके क्लब को ज्वाइन करनी चाहती हैं। और इन्हीं के पीछे पीछे ही ये बॉक्सर साहब भी होते हैं कि देखो आप लोगों के मेंबर्स नहीं बने हैं, अभी भी पूरे नहीं हुए, सो जल्दी से ये क्लासरूम खाली कर दो। इससे पहले कि वो इधर ही शाओडू से बदतमीज़ी करता है कि तुम कौन होते हो, तुमने कैसे कह दिया था कि तुम मिस्टर ब्लेक की असिस्टेंट हो। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही सामने से सुजैन आ जाता। अब ये तो यहाँ पे सुजैन को भी बहुत सारी बातें सुना देता है। इससे पहले कि इनके बीच मजीद झगड़ा होता, बीच में ही यू आ गया था कि देखो यहाँ से चले जाओ। इनकी जो एक लास्ट मेंबर रह गई थी वो कोई और नहीं बल्कि लिनी बनती है। अब उसके आते ही ये बॉक्सर साहब तो अपना समूह लेके वहाँ से चलते बनते हैं। ये सारे ही खुश हो रहे थे कि फाइनली हमारे 10 के 10 मेंबर्स पूरे हो चुके हैं, अब हमारा क्लब तो कभी भी डिसबैंड हो ही नहीं सकता। इसके बाद ये सीधा ही लंच करने के लिए शू के साथ आ गई थी। अब जैसे ही ये उसे खाना खिलाने की ट्राई करता है तो तभी जेलिस फील करता हुआ ऊपर से हमारा हीरो भी आ ही गया था कि देखो मैं अब खुद चल के तो नहीं जा सकता कि अपने लिए कोई फूड बाय करूं, इसलिए मुझे यहाँ पे आना ही पड़ गया। अब डॉक्टर तो चाहते थे कि तुम्हारे जो पाँव पे प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ है उसे उतार दिया जाए, लेकिन ये मना कर रहा होता है। और अब इसके फ्रेंड को तो मालूम हो गया था कि ये जानबूझ के ही कर रहा है। खैर इसी वजह से ये कहने के चक्कर में इसे अपने फ्रेंड से थोड़ी बहुत मार भी खानी पड़ गई थी। ऐसे अपने हैंड्स को ठीक देख के इधर शाओडू भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही होती है। लिन के साथ जैसे ही वहाँ से जा रही थी तो पीछे से ही सुजैन से आवाज़ लगाता है कि तुमने खुद तो कहा था कि जब तक कि मेरे पाँव ठीक नहीं हो जाते हमारे बीच डील है कि तुम्हें प्रॉपर मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम है, मेरे साथ चलो। अब इन दोनों को ऐसे ही देख के यंग फॉरन से ही लिन को लेता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब इसकी फ्रेंड तो जा चुकी थी, सो बस इसे मजबूरी में उसके साथ लाइब्रेरी आना पड़ गया था। कुछ बुक्स वगैरह कहते हैं कि जाओ मेरे लिए लेके आओ। अब इसी बीच ही यहाँ पे रुई की एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही नोट करती है कि ओह तो सुजैन तो इधर शाओडू के साथ ही आया हुआ है। वेल ये तो उन दोनों को अकेला छोड़ के फ़ौरन से ही वहाँ से चलती बनती है। इधर वो तो परेशानी होकर रह गया था। एक्चुअली मैं कुछ वक्त शाओडू के साथ गुजारना चाहता था बट रुई आ गई थी।
अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे एक दफ़ा एक ठरकी बंदा रूही की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। ये सब कुछ तो हमारे हीरो ने नोट कर लिया था। वो ना सिर्फ आके इसे प्रोटेक्ट करता है, इवन कि उसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी उस ठरकी बंदे के मोबाइल से उसने डिलीट कर दी थी। तभी से ही रूही इसे पसंद करने लगी है, लेकिन ये तो शायद उसका वन साइडेड लव है। अब यहाँ पे प्रोफेसर ने इन दोनों को ही एक प्रोजेक्ट दिया होता है। अब सूजैन की तो कभी भी यू से नहीं बनी है, इसलिए ही इनके बीच अक्सर ही बहस वगैरह और फाइट भी होती ही रहती है। प्रोफेसर खुद हैरान होते हैं कि आखिर को इन लोगों का क्या बनेगा। रात को ही यांग ने इसे लाके एक गिफ्ट दिया था। बहुत सारी स्वीट्स होती हैं जिसे कि देखने के बाद ही यहाँ पे लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब ये उसे पसंद करता है, इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं हो पाया था। ये कहती है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए मुझे कुछ थोड़े बहुत गिफ्ट ला के दिया करता है। शाओडू जो कि अपनी टांगों को घुमा घुमा के कोई एक्सरसाइज कर रही थी, जैसे ही सुजैन को आते हुए देखती है तो पहले तो उसे चिढ़ाने लगती है कि देखो मेरी तो टांगें हैं और तुम्हारी टांगों पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। उसके बाद ही मेडिसिन ला के देने लगती है कि अगर तुम ये लगाओगे देख लेना बहुत जल्दी ठीक हो जाना है तुमने। वो तो खुशी खुशी ही उसका दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट करके अपने रूम में वापस आ गया था। अब जैसे इसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि आज तो शाओडू ने इसे कुछ मेडिसिन वगैरह दी हैं, वो तो बस गॉसिप्स करने के चक्कर में ही होते हैं कि आखिर को आप लोगों के बीच क्या चल रहा है। ये कह देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि आप लोग समझ रहे हो। वो तो इसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाले थे। अगले ही दिन जैसे ये मिलने के लिए बुलाती है सुजैन को, तो इसी बीच ही से पता चल जाता है कि उसकी टांग जो कि कब से बहाना बना रहा था कि मेरी ख़राब है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, वो तो कम्प्लीटली काम कर रही है। ये उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि ये क्या बात हुई, इसका मतलब है कि जानबूझ के ही मुझसे काम करवाने के लिए तुमने झूठ बोला था ना। अब जैसे ऊपर से यूँ आता है तो ये फ़ौरन से चुप कर गई थी। अब ये तो उसके साथ टेनिस मैच खेलने का ही डिसाइड कर चुका था। दोनों के बीच टफ वाला कंपटीशन स्टार्ट हो ही गया था। अब यही खेलते खेलते अचानक ही हमारे हीरो का पाँव मुड़ गया था। यही देखते हुए ही शाओडू से लेके साइड पे ही चली गई थी। एंड देन मसाज वगैरह करने के बाद जैसे ही उठ के जाने लगती है तो वो रोक देता है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो क्यों ना आज का लंच मेरी तरफ से हुआ। बाकी सारे फ्रेंड्स भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। इसी बीच ही अपने टेस्ट के हवाले से जो कि प्रोजेक्ट इसे प्रोफेसर ने दिया था, इससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करते रहता है कि चलो इसकी पर्सनैलिटी को मैं जान तो पाऊँगा। और बाद में जैसे ही यू की एंट्री होती है तो ये उसके साथ वहाँ से चली ही गई थी। और उनके जाने के बाद ही सुयान भी जेलस फील करता हुआ साइड पे, बाकी पीछे लिन और यांग ही रह जाते हैं। जैसे ही वो खाने को देख रही होती है तो ये समझते हैं कि मुझे खिलाने की ट्राई कर रही है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बेचारा बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे एम्बैरेस फील करने लगा था। आज जैसे ही कुछ कॉमिक वगैरह राइट कर रहा होता है तो इसने ही सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दी थी। जैसे ही ये सब कुछ शाओडू देखती है तो वो नोट करती है कि इसका मतलब है कि जो कॉमिक आर्टिस्ट है मीन के मिस्टर ब्लेक, उनके राइट हैंड पे एक तिल का निशान है। चलो इस तरह से मुझे उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। मिस्टर यू ने भी बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ शाओडू को भी टेस्ट के लिए ही बुलाया था। दोनों ही मिलकर रिसर्च जो कर रहे होते हैं, ये और सुजैन। अब यही टेस्ट देते देते ही अचानक ही इसका सर घूमने ही लग गया था, क्योंकि क्वेश्चंस लाइज के मुतालिक ही थे और ये हमेशा झूठ बोलती थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर से अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर कर के इसके चेस्ट में पेन ही होने लगा था। ये सब कुछ तो हमारे हीरो ने देख ही लिया था। वो शाओडू का हाथ पकड़ता हुआ उसे रूम से बाहर लेके आ जाता है और यही कहने लगा था कि तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी और यू ने नोट भी नहीं किया, कम अज़ कम तुम्हें आज के दिन छुट्टी तो दे देता। वेल ये कह देती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो इसलिए उसे पता नहीं चला होगा, अब हर एक पे तो ध्यान नहीं रख सकता। ये उसकी साइड ले रही थी। इसी बात पे वो बहुत ज़्यादा जेलिस फील करता हुआ एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चलता बनता है। अब आज जो कुछ भी टेस्ट देते हुए हुआ था उस सब का इसने लिन को बता दिया था। ये सुनते ही उसे अंदाज़ा हो जाता है कि हो ना हो सुयैन तुम्हें पसंद करने लगा। वह ऐसे कैसे हो सकता है कि कोइंसिडेंटली वो वहाँ से गुजरा और फिर उसने तुम्हारी ये हालत देखी और तुम्हें लेके बाहर आ गया, कहीं तुम भी तो उसे पसंद नहीं करने लगी हो। ये फिर आगे उसे कुछ भी नहीं बोलने देती है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। अब यहाँ पे यांग से छेड़ने में बिजी होता है कि अगर तुम वाकई ही में शाओडू को पसंद करने लगी हो तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो।
पर वो तो इसकी बातों का कोई भी खास रिस्पॉन्स नहीं देता है। और जल्दी एक कंपटीशन होने वाला था तो कॉमिक क्लब मिलकर डिसाइड करता है कि अगर हमें मिस्टर ब्लेक के मेन्यू स्क्रिप्ट्स वगैरह मिल गया तो इस तरह से उनके जो फैंस वगैरह होंगे वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, हमें मुनाफा भी हो सकता है, हमारे क्लब को हो सकता है स्पॉन्सरशिप मिल जाए कि इतने सारे लोगों का ध्यान हमारी तरफ हो गया। ये सोचने की बात तो सही। अब सारे फ्रेंड्स कहने लगती हैं कि वैसे शाउडू तुम तो कहती हो कि मिस्टर ब्लेक के असिस्टेंट हो, तो क्यों ना मेन्यू स्क्रिप्ट्स के हवाले से उनसे बात कर लो। वेल वो अब आगे से क्या ही कहती, कह देती है कि ठीक है मैं उनसे बात करने के बारे में सोचूंगी। सो नेक्स्ट डे यू को मिलने के लिए बुलाती है। यही मेन्यू स्क्रिप्ट की बात करने लगी थी कि वैसे आप ही तो मिस्टर ब्लेक हो ना, तो कहीं से उनका अरेंज करके दे सकते हो। वो कहता है कि मैं कैसे करके दूँ। अभी से पहले बताना तो चाह रहा था कि मैं मिस्टर ब्लेक नहीं हूँ, कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन अब वो तो शाउडू को पसंद भी करने लगा था कि इसकी अटेंशन पाना है तो क्यों ना, अगर ये मुझे मिस्टर ब्लेक समझती है तो मैं भी वही बन के ही दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ ये भी कहने लगता है कि चलो उनका तो अरेंज मैं कहीं से करके दे दूंगा, बाकी मैंने अम्यूज़मेंट पार्क की 2 टिकट लिए हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। वो तो फ़ौरन से मान जाती है। अब इसने जैसे तैसे करके ऑफिस में जाके ही वो मेन्यू स्क्रिप्ट्स चोरी करने का ही फैसला कर लिया था कि जब मुझे मौका मिला तो मैं शाउडू को जाके पकड़ा दूंगा, उसे शक भी नहीं होगा। अब कल उसके साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही थी, अपनी फ्रेंड से ही पूछ रही होती है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। बाद में जैसे ही यंग इसे स्नैक्स वगैरह देने के लिए आता है तो इसके मुंह से निकल ही जाता है कि कल शाउडू यू के साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाने वाली है। ये सुनते ही वो भागा भागा सुजैन के पास आता है कि देखो भाई, अगर बहुत जल्दी तुमने कुछ ना किया ना तो ये लड़की तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कल वो ऑफिशियली डेट पे जा रही है यू के साथ, हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लें, तो तुम्हारा क्या बनेगा, कुछ करो ब्रो, कुछ करो। तो नेक्स्ट डे पूरे टाइम पे ही दोनों पहुंच आए होते हैं और इन्हें ही फॉलो करते करते हमारा हीरो भी इधर ही चोरी चोरी देख रहा होता है। एक गार्ड की उस पर नज़र पड़ गई थी कि अरे भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये आवाज़ें शाउडू सुन तो लेती है लेकिन कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती है। अब जैसे ही कुछ स्टफ़ टॉयज़ वगैरह ग्रैब करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे सुजैन की नज़र सिर्फ और सिर्फ शाउडू पे ही टिकी होती हैं। खैर इन दोनों ने उसे नहीं देखा था। अब जू के साथ होते हुए अभी अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड कर ही रही थी कि अचानक ही यूनिवर्सिटी की तरफ से उससे कॉल आ जाती है। इमरजेंसी में उसे जाना पड़ गया था। ये तो पीछे अकेली ही रह गई थी, इसे गुस्सा तो आ रहा था कि वो मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं। मैं तभी सुजैन को देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब एक गेम खेलने के चक्कर में इसे जो भी स्टफ़ टॉय मिला था वो इसे गिफ्ट कर देती है कि तुम भी तो मेरे अच्छे फ्रेंड हो ना। वो तो खुशी खुशी इससे मिलने वाला गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। इसके बाद जो कि एक स्टफ़ टॉय इसने बाय किया था वो भी इसे पकड़ा देता है और ये देख के वो उसे थैंक यू बोलने लगी थी। अब जो वक्त उसने इधर यू के साथ गुजारना था वो सुजैन के साथ बिताती है और दोनों एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे ही फेरिस व्हील में बैठते हैं, ये तो फर्स्ट टाइम ही बैठ रहा था, इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और उसे इतना ज़्यादा घबराते हुए देख के पहले तो ये हंसने लगी थी और बाद में उसे कंफर्ट करने के साथ साथ अपना ही स्टफ़ टॉय पकड़ा देती है कि इसे पकड़ के बैठ जाओ और वैसे भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अचानक ही इसकी नज़र पड़ती है कि ओह, तो तुम्हारे भी राइट हैंड पे एक तिल का निशान है जैसा कि मिस्टर ब्लेक के हाथ पे है। तो ये कह देता है कि ये क्या बात हुई, अब हर इंसान के भी होता ही होगा, हो सकता है कि कोई कोइंसिडेंस ही हो। वेल वो भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती है। फायरवर्क्स होने लगी थी तो दोनों मिलकर उसे देखने लगे थे, लेकिन हाँ सुजैन की नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही टिकी होती हैं। वेल वो तो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता है। अब इसे लव हो गया था, उसे बस मान नहीं रहा होता है। अब यहाँ से वापसी पे ही यूँ आया हुआ था कि आज मैंने तुम्हें निराश किया था ना, मुझे माफ़ कर देना। वेल वो कह देती है कि कोई बात नहीं है। जैसे इसके हेयर्स को टच करने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैसी हुए हुए हैं तो वो फ़ौरन से साइड पे हो गई थी। अब यहाँ पे 2 लड़कियों ने इनकी पिक्चर्स क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड ही कर दी होती हैं। बाद में जैसे ही शाउडू इसे आज जो भी उसने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी सेंड करती है तो ये देख देख के सुजैन तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। अगले ही दिन लिन दिखाती है कि ये देखो अब सारे लोग ही तुम्हारा मैच यू के साथ बना रहे हैं कि तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो, या शायद कि सीक्रेटली तुम दोनों के बीच कुछ हो रहा है। इसे तो सबसे छुपना ही पड़ गया था।
अब इसकी फ्रेंड तो कुछ लेक्चर वगैरह लेने के लिए चली गई थी, बाद में अकेली लोगों से बचते बचाते हुए जैसे ही साइड पे जा रही होती है तो यहाँ पे यूँ देख लेता है कि हे तुम किससे छुपने की कोशिश कर रही हो। ये तो उसे भी अपना ख्याल रखने को ही बोलने लगी थी कि क्या अभी तक पोस्ट नहीं देखी है कि कैसे लोग हमारे बारे में रूमर्स फैला रहे हैं। वेल अब यही वाली पोस्ट तो सुजैन ने भी देख ही ली थी। वो बहुत ज़्यादा जेलिस तो फील कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ इसे शाउडू की फ़िक्र भी होने लगी थी कि वो बेचारी क्या सोचती होगी। उसे इतने सारे रूमर्स को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। काफ़ी टाइम बीत गया था, वो अभी तक अपने रूम में वापस नहीं आई होती है। उसकी फ्रेंड्स को उसकी चिंता हो रही थी। बाद में कॉल करके कह देती है कि आज का सारा दिन तो मैंने कैफ़े में ही गुजारा है, अभी अभी सुजैन की कॉल आई है तो किसी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए मैं उसके पास जा रही हूँ। अब यही सारी बातें तो यहाँ पे रूही ने भी सुन ली थी। अब उसे पता चल जाता है कि हो ना हो सुजैन और शाउडू के बीच कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। हो सकता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी हों। सुजैन ने तो इसे मिस्टर ब्लैक के मेन्यू स्क्रिप्ट्स वगैरह ही देने के लिए बुलाया था कि मैं भी उसका फ़ैन हूँ, तो ये बस मुझे कहीं से मिल गए थे। वेल ये देखते ही वो पहले तो खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसके फेस पे अपनी परेशानी झलक के आई थी कि कैसे लोग उसके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। वेल मुझे तसल्ली देने लगता है कि ऐसे ही खामा में लोगों की बातों में मत आया करो। अब तुम्हें ब्रेव बन के इन सारी बातों को हैंडल तो करना ही है, तो बस भूल जाओ जो लोग कहते हैं कहने दो, तुम तो वही हो ना। अब ये सारी बातें सुन के वाकई में से कुछ हौसला मिल ही गया था। अब जैसे ही ये दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो डोर तो लॉक ही होता है। वेल इनके फ़ोन्स की बैटरीज भी ख़त्म हो गई थी कि किसी को हेल्प करने के लिए बुलाते। वो इसे एक ब्लैंकेट देते हैं कि तुम सोफ़ा पे सो जाओ, लेकिन जैसे ही इसे काम करते हुए देखती है तो फ्रांसिस के पास आके बैठ गई थी। यहीं पे इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। वेल जैसे ही टेबल पे सोती है तो वो ब्लैंकेट इसके ऊपर उड़ा देता है। इवन के लाइट का रुख भी चेंज करने लगा था कि इसकी वजह से इसे परेशानी ना हो। ये कितना ज़्यादा स्वीट है ना यार, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी। नेक्स्ट डे फर्स्ट ऑफ ऑल शाउडू की आंख खुली थी। एक दफ़ा तो इसकी हैंडसमनेस में तो फ़िदा हो गई रह गई होती है। खैर इतना रोमांटिक सा सीन ख़राब करने के लिए ऊपर से एक मेड की एंट्री हुई थी जो कि यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह करने के लिए ही आई थी। वेल उस मेड ने इन दोनों को देख लिया था। एक्चुअली में इसे मालूम था कि कब से शाउडू इसे ही देख के जा रही थी। अब जैसे ही इसे वापस छोड़ने के लिए आता है तो यहाँ पे उन्हीं दो लड़कियों ने इनकी पिक्चर्स क्लिक करके फिर से सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी। अब दोबारा से गॉसिप्स होना स्टार्ट हो गई होती हैं। वेल लोग यही कह रहे होते हैं कि ये तो टू टाइमर बन के रह गई है, शक्ल से जितनी इनोसेंट दिखती है इतनी है नहीं। देखो कैसे कैसे दो लड़कों को इसने फंसा लिया। और इवन के वॉशरूम में आके यही दो लड़कियां आपस में भी इसके खिलाफ ही बातें कर रही होती हैं। और ये जो अंदर खड़ी थी ये सुन सुन के इस बेचारी का बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल होता है। फिर से उसी सिचुएशन में आ गई थी कि कैसे स्कूल लाइफ में भी इसे लोग बुली करते थे। अब फिर से कुछ वैसा सही सीन क्रिएट होके रह गया था। अब यही सोच रही होती है कि मैं इन सारे मामलात से खुद को कैसे निकालूंगी। अब जैसे ही रूही और लिन को पता चला था कि यही दो लड़कियां शाओडू के खिलाफ रूमर्स फैला रही हैं, वो उसकी इंसल्ट करने के लिए आई गई थी कि तुम्हें कुछ शर्म भी है कि नहीं है, दूसरों की लाइफ के बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकती हो। अब तभी यहाँ पे वो भी बाहर निकल आती है। शाओडू में भी कुछ हिम्मत आई गई थी कि चलो कम अज़ कम मेरा साथ देने के लिए मेरे फ्रेंड्स तो हैं ही सही। वो इनके सामने ही उनकी बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट करने लगती है कि पहले दूसरे से पूछ लिया करो कि क्या सच है और क्या झूठ है, ऐसे ही खामखामी रूमर्स मत फैलाया करो। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो क्यों ना मैं उन दोनों सीनियर्स को बुला लूँ, उनसे बात कर लेना, फिर खुद ही पता चल जाएगा। यही क्या तो ये वहाँ से चलती बनती है। इसकी ब्रेवरी की तो दोनों फ्रेंड्स ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती हैं कि वाह आज तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, बस हमेशा ऐसे ही मुश्किलात को फेस करने की खुद में हिम्मत लाओ। अब जैसे उसे पता चला था कि आज के दिन ही सीसीटीवी फुटेज में अब सुजैन नहीं देखा था कि यही दो लड़कियां थी, उसने तुम्हारी ही साइड ली है और उनके अगेंस्ट जाके सबको बता भी दिया है। सो इस तरह से अब तुम्हारे खिलाफ कोई भी गॉसिप्स नहीं होंगी। ये सुनते ही उसे थैंक यू बोलने के लिए आती है। वो यहाँ पे सो रहा था, जैसे उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने से देखे एकदम हैरान। अब यही कहने लगी थी कि आपने खुद ही तो मुझसे पूछा था ना कि मैं इस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहूँगी कि नहीं, मैं हमेशा ही आपकी मदद करूँगी। अब जैसे ही ये सबको इंट्रोड्यूस करवाता है कि हमारे कॉमिक क्लब की न्यू वाइस प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि शाओडू ही है, तो सारे ही उसके लिए ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। मैंने इसका वेलकम भी करने ही लगे थे।
इसके बाद नेक्स्ट ये कंपटीशन में पहुंच आए होते हैं। अब जैसे ये रेडी होके आती है, हमारा हीरो तो उससे नजरें हटा ही नहीं पाता। अब उसके पूछने पे बस यही कहता है कि हाँ सो लग रही हो और कुछ नहीं। अचानक ही एक और लड़के टियान की एंट्री होती है, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी से ही आया था, और उसे देखते ही इसकी हालत ख़राब होने लगी थी। एक्चुअली में ये वही वाला बॉय है जो कि स्कूल में इसे बुली किया करता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब अचानक इसकी मुलाकात हो गई थी, तो इसलिए ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई थी। वो तो इसे देख के कहने लगा था कि वैसे जानी पहचानी सी लग रही हो, मुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है ना। वाह, ये तो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ ही गई थी। अब यही सब कुछ देखते हुए सुजैन उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और इससे पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। ये तो एक्सक्यूज़ करती हुई साइड पे ही आ जाती है। वो लड़का फिर से धमकता है इसे परेशान करने के लिए। अब की बार इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यू की एंट्री हो गई थी कि क्या है, दूसरों को परेशान करना तुम्हारी आदत है क्या। अब तो वो वहाँ से चला ही जाता है। जैसे ही वापस पहुँचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही सैड सैड सी होती है, अपने काम पे भी तवज्जो नहीं दे रही थी। जो भी मेन्यू स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ के लिए लाया था वो अब डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि इसे पता चल गया था कि ऑलरेडी शाओडू को किसी ने मेन्यू स्क्रिप्ट्स वगैरह दे दिए हैं, तो इनका क्या ही काम हो सकता है। अब यहाँ पे यही सारा कुछ तो इधर टियान ने भी देख लिया था, और वो ये डॉक्यूमेंट्स को उठा लेता है कि मेरे काम आ जाएंगे। अगर ये मिस्टर ब्लेक की तरफ से हैं तो मैं तो फेमस ही हो जाऊँगा। और उसे उठाता हुआ वहाँ से साइड पे ही लेके चला जाता है। ये अपने काम पे तवज्जो नहीं दे रही होती और इसे देख देख के ऐसे ही बेचारा सुजैन भी परेशान ही हो रहा था कि आखिर को इसे क्या हो गया। जैसे ही खाना खाने के लिए रुई के साथ बाहर आती है तो वहीं पे इसकी नज़रें जमी हुई थी। टियान आके इसकी फ़ोटो दिखा के कहता है कि यही तुम हो ना। वेल ये कह देती है कि वापस करो मुझे। उसे बार बार तंग किए जा रहा था। रुई भी अब की बार उठ के उसे वहाँ से भगा देती है कि ये क्या बात हुई, ऐसे ही खामा में परेशान कैसे कर सकते हो तुम दूसरे लोगों को। अब इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ये तो कह देती है कि मैं कुछ देर अकेला ही स्पेंड करना चाहती हूँ। वो वापस आ गई थी। अब जैसे से पता चलता है कि शाओडू यहाँ पे नहीं आई है तो वो उसके पीछे पीछे ही पहुँच आया था। अब इसे कहने लगता है कि तुम जो भी परेशानी से गुजर रही हो, अगर डिस्कस करना चाहती हो तो कर लो। ये चुप ही रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। अब यही कह पाता है कि मैं तो तुम्हारे लिए यही विश करूँगा कि काश तुम्हें बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान मिल जाए जिससे कि तुम अपनी सारी बातें शेयर कर सको। और इसका मूड फ्रेश करने की भी हर मुमकिन कोशिश करने लगा था, और वाकई में काफ़ी हद तक कामयाब हो भी जाता है। अब खुद को कंसोल करने के लिए वो उसे थैंक यू बोल रही थी। रात को जैसे ही डैड की से कॉल आती है तो ये आगे से कह देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मुझे लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्हें याद करके इमोशनल भी हुई बैठी थी कि दिलीन इसके लिए गिफ्ट लेके आती है कि तुम्हें ये पसंद है ना। और उसे लेके वैसे से ही शक्लें बनाने लगती है कि मैं इस जैसी ही दिख रही हूँ ना। खैर अगले ही दिन बिल्कुल वैसा सही ड्रेस पहन के आ गई थी, और यहाँ पे हमारा हीरो तो उससे नजरें हटा ही नहीं पाता है। वो काफ़ी प्रीटी जो लग रही थी। तभी ही शोर शराबा होना शुरू हो जाता है कि जो मेन्यू स्क्रिप्ट थे एआई जनरेटेड, वो किसी ने फैला दिए थे कि ये तो मिस्टर ब्लेक की तरफ से हैं। सारे फैंस उसी के ही आए होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही हंगामा होने लगा था। ये देखते हुए ही शाओडू को तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो मिस्टर ब्लेक के नहीं है, ये तो बस एआई जनरेटेड ही हैं, हाथ के लिखे हुए नहीं लग रहे। वेल सुजैन की भी नज़र पड़ गई थी, और ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि टियान का ही होता है। खैर अब बहुत सोचने समझने के बाद ही जू आके इसे सारी बात का बता देते हैं कि मैं मिस्टर ब्लेक नहीं हूँ, ऐसे ही खामखा में तुम्हें भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। वो आगे से कह देती है कोई बात नहीं है, मुझे भी पता चल गया कि आप मिस्टर ब्लेक नहीं हैं। वेल आपने अपना ये सच माना, उसकी मैं आपको दाद देती हूँ, आप बहुत ज़्यादा ही ब्रेव हैं। इसके बाद यहाँ पे एक शोर शराबा मच जाता है कि सबके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था, स्पेशली कि मिस्टर ब्लेक के फैंस के लिए, क्योंकि वो इस इवेंट में खुद ही आए थे और उनको देख के सारे ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। खैर यहाँ पे सुजैन ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहने लगा था कि अभी अभी जो डॉक्यूमेंट्स आप में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं वो मेरे लिखे हुए नहीं है बल्कि एआई जनरेटेड है। मैं तो सारा काम अपने हाथों से ही करता हूँ, सो इसलिए कभी भी इन सारी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। सेकेंडली अब जो लेडी होती है वो कह रही होती हैं कि अपने फ़ैन को बुलाना चाहते हैं, आप यहाँ पे तो बुला सकते हैं बस एक ही फ़ैन को। वेल उसका इशारा तो सीधा सीधा शाओडू की तरफ ही जाता है। उसकी ज़िंदगी का तो अपने आइडल से मिलने का ऐसे मानो एक बहुत ही बड़ा ड्रीम पूरा हो चुका हो। उसकी विश थी कि वो मिस्टर ब्लेक को हक करना चाहती थी, और बिल्कुल उसकी ये विश पूरी होती है।
आज का दिन उसका सबसे बेस्ट डे था, लेकिन ध्यान साहब होते हैं ना उसका दिन ख़राब करने के लिए। बेचारी से जितना दूर भागती है वो उतना उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। अब ये मुसीबत में होती है और सूर्यन इसकी हेल्प करने के लिए ना आता। ऐसे कैसे हो सकता था भला? वो टियान की दुर्गत बनाता हुआ इसका हाथ पकड़ के फ़ौरन से ही अपने स्टूडियो लेके आ ही गया था। आज जो इसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की थी वो तो बहुत बहुत ही थैंक यू बोल रही होती है कि आपकी वजह से ऐसे मानो कि मेरी लाइफ ही बन चुकी हो। अगर आप आज ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही बनता। और ये भी कहने ही लगी थी कि कैसे एक दफ़ा जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे पता चला था कि आप बुक्स वगैरह साइन करने के लिए आ रहे हैं। मेरे इवेंट तक पहुंचने तक आप वहां से जा ही चुके थे। अब जैसे ही मैं टेबल पे सैड सी बैठी हुई थी तभी आपने आके ऑटोग्राफ मुझे दे दिए थे। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हुई थी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद वो दोबारा से इसे ऑटोग्राफ अपना दे देता है और ये लेके इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब फिर से इसके हैंड पे बने हुए तिल को इसने नोट कर लिया था। मैं वो तो फ़ौरन से जाने को बोल रहा था। ये भी गुड बाय करती हुई अपने फ्रेंड्स के पास आके उन्हें कहने लगी थी कि देखो मेरी फिर से मुलाकात हो गई थी मिस्टर ब्लेक से। इतने में ही सूर्यन आ जाता है और सारे उससे पूछने लगे थे कि इतनी देर से कहाँ पे थे तुम। आगे से वो कोई बहाना बना देता है। ये सारे अब अपना सामान वगैरह पैक करने के बाद ही वहाँ से जा रहे होते हैं। अब जहाँ पे के यांग लिन की हेल्प करता है वहीं पे ही सूजैन ने शाओडू की भी कर दी थी। और ये देख देख के शाओडू को तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा था। बाद में जैसे ही आज इसकी शाओडू के साथ हक हुई थी उसके बारे में सोच रहा था तभी इतने में उसकी एंट्री हो जाती है। वो तो उसे यही बताने के लिए आई थी कि क्या आपको पता है कि आज मैं मिस्टर ब्लेक से मिली थी। और देखो उसने ना सिर्फ मुझे हक की थी बल्कि अपना ऑटोग्राफ भी दिया था। अब एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते ये ऑटोग्राफ उसे ही पकड़ाने लगी थी कि मुझे पता है कि आप भी मिस्टर ब्लेक के फ़ैन हो ना। आप वो उस इवेंट में नहीं आए थे तो चलो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्रीशियस ये थिंग आपको ही दे दूँ। वेल ये सब कुछ देखते हुए ना वो तो बस हैरान होकर इसे देखने ही लगता है। अब कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था तो ये समझती है कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। अब जैसे उसे टच करती है हमारे हीरो तो बस एकदम यहाँ पे ऐसे मानो कि स्टैचू ही बन गया हो। उसके दिल में शाओडू को लेके फीलिंग्स तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। आज अचानक ही रूही की नज़र पड़ती है कि ओ तो इसका मतलब है कि वो लड़का टियान बिल्कुल सच कह रहा था। जो वो फ़ोटो दिखा रहा था वो किसी और की नहीं बल्कि एक्चुअली में शाओडू की ही थी। और इसी बारे में बात करने के लिए वो शाओ को डू को बुला लेती है। यही कहने लगी थी कि तुम टियान को जानती हो ना। ये अब उसे अपनी ज़िंदगी की जो भी मुश्किलात से गुजरी थी उस सब के बारे में ही बताने लगी थी कि कैसे स्कूल में मुझे टियान बुली किया करता था। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं झूठ बोलती थी और पकड़ी जाती थी और वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करते थे। अब ये सारी बातें सुन के वो टची हो जाती है और इसे उम्मीद दिलाने लगी थी कि आइंदा के बाद तुम्हें ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें बुली करके तो दिखाए, हम सारे फ्रेंड्स हैं ना उसकी दुर्गत बनाने के लिए। हम तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है और कहने लगी थी कि बिल्कुल आप लोगों की वजह से ही मैं इतनी ज़्यादा ब्रेव बन पाई हूँ। टियान से निमटना तो अब मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। रूही ऐसे मानो कि इसकी अब बेस्ट फ्रेंड ही बन चुकी हो। नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है कि कैसे रूही समेत ये भी बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। सबको बता रही होती है कि गर्ल्स बाथरूम में किसी ने ही हिडन कैमरास लगा दिए हैं और वो उनकी प्राइवेट वीडियोस बनाता है। वो ठरकी बंदा कौन था बस यही देखने के लिए जैसे ही सीसीटीवी कैमरास पे इनकी नज़र पड़ती है लेकिन उसकी शक्ल साफ से दिखाई नहीं दे रही थी। हम मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि हम उसकी कैसे दुर्गत बनाएंगे और उसे कैसे पकड़ेंगे। तभी ऊपर से यूँ आ जाता है कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली सी बात है इनकी तो हाँ ही होती है। फाइनली इन सारे लोगों ने मिलकर ही उस ठरकी बंदे को पकड़ ही लिया था। वो इनसे बच के भागने की बड़ी कोशिश तो करता ही है लेकिन ना इनके हाथों पकड़ा ही जा चुका था। इवन के इधर तो सब उसकी बहुत ज़्यादा ही कुट भी लगा देते हैं। अभी यहाँ पे खड़े ही थे कि तभी ऊपर से प्रिंसिपल मैडम की एंट्री हो जाती है और उन्हें देख के ये तो वहाँ से भाग गए थे लेकिन हाँ वो साहब तो पकड़े जा चुके हैं कि आइंदा के बाद गर्ल्स के खिलाफ कोई भी प्लानिंग नहीं करेगा। ये रात को सोते हुए ये सपना देख रही थी कि जैसे कि इसने मिस्टर ब्लेक की शक्ल देख लिया और वो कोई और नहीं बल्कि सुजैन ही है और बस इसका मजाक ही उड़ाने की कोशिश कर रहा है कि देखा जिसे कि तुम पसंद करती थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही निकला। इवन कि इससे फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। ये तो सपने में भी उसकी अच्छे से कुट लगा देती है। खैर अगले दिन मिलती तो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से है और फिर जो कि उस बंदे को मारते हुए इसके हाथ पे चोट लग गई थी।
कुछ मेडिसिन वगैरह भी लगा के वहाँ से चलती बनती है। और ये सब कुछ देख के सुजैन को तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा था। थोड़ी देर के बाद ही इनकी क्लास में एंट्री हो जाती है एक लड़की की, जिसका नाम क्या है, यूई। सारे लोग मिलकर उसका वेलकम करने लगे थे। एक्चुअली मैं पहले भी कॉमिक क्लब की मेंबर रह चुकी थी, कुछ टाइम के लिए ये यहाँ से चली गई, अब दोबारा से वापस आ गई थी। अब जैसे ही यू की नज़र पड़ती है जुई पे, तो बस अपने पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था कि कैसे एक दफ़ा इसने उससे अपने लव की कन्फेशन की थी। बस तभी से ये उससे बहुत ज़्यादा ही दूर भागता है। अभी भी उसे लेके वहाँ से जा रहा था कि ये बात करने के लिए उसे पीछे से बुलाती है, लेकिन वो फिर भी इग्नोर करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। नेक्स्ट सीन में हमें शाओडू को दिखाया जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही रिसर्च लैब में पहुँच गई होती है। वो तो इसे मिरर पकड़ा के इसकी सेल्फ के हवाले से कुछ सवाल वगैरह पूछने लगा था, जिनका कि ये जवाब बहुत अच्छे से दे देती है। इसके बाद जैसे ही कहने लगी थी कि अब तो तुम्हें मुझे यहाँ से उठाना ही पड़ेगा, वैसे भी मैंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद की है, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना। और बस इसे उठाने के चक्कर में वो खुद इसकी गोद में ही आके गिर गया था। और ये वाला सीन तो इधर जुई भी देख ही चुकी होती है। बाद में ये दोनों मिलके जैसे ही काम कर रहे थे, तो इनको साथ में देख देख के इधर शाओडू को तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी होने लगी थी। वो तो टिक के इन दोनों को काम करने ही नहीं दे रही होती है, और इसके बाद खाना लेने के लिए भी चली ही गई थी। अब फिर हमें पता चलता है कि सुजैन की यूई के साथ इसलिए भी बनती है क्योंकि वो इसके सीक्रेट के बारे में जानती है कि मिस्टर ब्लेक कोई और नहीं बल्कि यही है। इसके अलावा इस बारे में किसी और को पता है ही नहीं। बातों ही बात में पूछ लेती है कि वैसे कॉमिक क्लब की वाइस प्रेसिडेंट तुमने स्पेशली के शाओडू को ही क्यों बनाया। तो ये कह देते हैं कि बस मुझे यही लगा था कि वो सबके लिए ही काम करती है, इवन कि हमारे क्लब को डिसबैंड होने से उसने बचाने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत की है, तो इसलिए उसे रिवॉर्ड देना तो बनता ही था। अब ये सारी बातें तो शाओडू भी खड़ी सुनी रही थी। सो बस इसी खुशी में ही सारे लोगों को मिलकर उसने ट्रीट देने का डिसाइड कर लिया था। यहाँ से जाते हुए ही वो तो यू को भी बुला लेते हैं कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए। अब बाद में जैसे ही कुछ खाना वगैरह वो शाओडू को सर्व कर रहा होता है, ये देख देख के इधर सुजैन को जेलिसी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी चुप बैठा रहता है कि अब मैं इनसे क्या ही बात करूं। अब बाद में ही इसे मौका मिल गया था यू से बात करने का, इसलिए यूँ ही पूछ लेती है कि पास्ट में मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, इसलिए ही मुझे इग्नोर किए जा रही हो ना। कह देते हैं कि ऐसी भी बात नहीं है। अब उसे एहसास हो गया था कि ऐसे ही खामखा में मैं इस बेचारी को परेशान कर रहा था, और अवॉइड भी इस बात के लिए उसे अपोलोजाइज़ कर लेता है। वो कह देती है कि कोई बात नहीं है, बस मुझे कल अपने साथ खाने पे ही इनवाइट कर लो तो मैं उसी से ही खुश हो जाऊंगी। सो कह देता है कि ठीक है, जैसे कि तुम्हारी मर्ज़ी, बस एक खाना ही तो है तो वो मैं तुम्हें खिला दूंगा। दूसरी तरफ ही अब हमें लिन को दिखाया जाता है, जो कि यांग से मिलने के लिए पहुंच आई थी। अब यहाँ पे हमें फील होता है कि ना सिर्फ यांग इसे पसंद करता है, बल्कि लिन के दिल में भी उसे लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी हैं। रात को सुजैन जैसे ही अपना कुछ स्टफ़ लेने के लिए घर पे आता है, तो उसकी मॉम से भी मुलाकात हो ही गई थी। वो अभी अभी अपना काम ख़त्म करके वहाँ से वापस आई थी। वह अपने बेटे से यही कह रही होती है कि अब तुम्हें अपने बाबा की कंपनी को संभाल लेना चाहिए, वैसे भी बहुत जल्दी तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला ही गया था। रात को ही लिन और शाओडू बातें कर रही होती हैं कि कल हम तो रूम स्केप गेम खेलने के लिए ही जा रहे हैं, और यही सुनते सुनते ऊपर से रूही आ जाती है कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। उनके यहाँ कहते ही फ़ौरन से अपने लिए एक प्रीटी सा ड्रेस सेलेक्ट करने लगी थी कि मुझे वहाँ पे सुजैन को इम्प्रेस करने का मौका मिल जाएगा, और ये ऐसा मौका कैसे हाथ से गंवा सकती थी। इन लोगों को एक बस में ही बैठ के जाना था। अब जैसे ही यांग देखते हैं कि शाओडू तो लिन के पास बैठी हुई है, तो उसे कह देते हैं कि क्यों ना हम दोनों सीट्स को एक्सचेंज कर लें। वो इधर सुजैन के पास आके बैठना तो चाह रही थी, बट रूही के कहने पे उसके साथ वाली सीट पे ही आके बैठ जाती है। अब ये सारे फ्रेंड्स ही मिलके एक हाउंटेड हाउस के बाहर ही पहुंच आए होते हैं। अब यहीं पे ही इन्हें कोई मिस्ट्री वगैरह सॉल्व करनी थी। एक मिस्टीरियस से पर्सन को देख के बहुत ज़्यादा डर तो जाते हैं। कह रहा था कि अगर यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करना है तो पहले अपने जो भी फ़ोन्स वगैरह हैं उन्हें इधर रख दो, वापसी पे ज़रूर ले लेना, और इनका डोर लॉक करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब अगर इन्हें यहाँ से बाहर निकलना था तो कुछ पासवर्ड वगैरह तो उन्हें ढूंढने ही थे। इधर ही यू और रूही के बीच बीच छोटी मोटी इंट्रैक्शन होती रहती है, उसे इससे बढ़ के और क्या चाहिए था।
यंग साहब तो एक फेक स्पाइडर से ही डर गए थे। वेल लिन को ही इन दोनों को संभालना पड़ जाता है। अब घुमा फिरा के फिर से एक जगह पे वापस आके बैठ जाते हैं कि आखिर को हम यहाँ से कैसे निकलें। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर को यहाँ की कहानी है तो है क्या। एक मिस्टीरियस से बॉय को देख के बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। इवन के शाओडू और सुजैन तो एक अलमारी में जाके छुप जाते हैं। इसी बीच ही बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे और इनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ऐसा होते ही शाओडू तो फ़ौरन से साइड पे ही हो गई थी। अब वहीं पे ही लिन को डरता हुआ देख के वो तो इसे हक कर लेता है और तब जियांग का ये गेस्चर इसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। बड़ी मुश्किलों से ये अलमारी से बाहर निकल आए थे। अब इन्हें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मिलती हैं उसे यंग मास्टर की, जिसकी के ही कुछ कहानियाँ मशहूर थी। उसे कभी भी अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला था, इसी वजह से ही उसने खुदकुशी कर ली। अब यही सारी बातें सुनने के बाद ही ये याद कर रहा होता है कि कैसे वो अक्सर ही बचपन में मॉम डैड बिजनेस ट्रिप पे चले जाया करते थे, अपनी बर्थडेज अकेले ही सेलिब्रेट किया करता था। सुयन को तो ये स्टोरी बिल्कुल अपनी जैसी ही लग रही होती है और अपनी ये सारी बातें उसने इसके साथ डिस्कस कर ली थी। अचानक ही लाइटनिंग के आने आ जाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, इसलिए सुजैन को इसने हक कर ली थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ ही गए होते हैं। ये लोग जो कि अब एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे यही सोच रहे होते हैं कि पता नहीं शाओडू और सुजैन कहाँ पे चले गए, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, ये ना हो कि किसी खतरे में ही पड़ गए हों। अब अपने मम्मी पापा के टाइम ना देने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही सैड होता है। आज पूरी की पूरी स्टोरी से सुनाने जो लग गया था, ये सुनने के बाद ही वो उसे तसल्ली देने लगती है कि बस तुम्हें ऐसा ही लगता है कि जैसे कि मॉम डैड तुमसे प्यार नहीं करते हैं, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो मेरे पापा ने तो एक दफ़ा मुझे घर में ही लॉक कर दिया था, मे भी उन्हें पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात को बुरा नहीं बनाया। वैसे भी हम दोनों के बीच रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, तुम भी ऐसी कोशिश करो ना। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत ज़्यादा ही लव करते होंगे। और बस ऐसे ही उसे तसल्ली देने ही लगी थी। काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं और तभी इन्हें ढूंढते ढूंढते बाकी फ्रेंड्स की एंट्री हो गई थी। उन्हें देखते ही शाओडू कहने लगती है कि इसकी तो आंख में कुछ चला गया था, मैं तो बस वही निकालने की ही कोशिश कर रही थी। खैर अब जैसे तैसे करके इन्हें यंग मास्टर की पूरी स्टोरी का पता चल ही गया होता है, जो कि यहाँ पे सुजियान ने सबको बता दी थी कि कैसे मॉम डैड के मरने के बाद ही उसने खुदकुशी कर ली। वैसे भी डिप्रेशन का शिकार था कि कभी भी मम्मी पापा ने उसे लव किया ही नहीं था। फाइनली इनका डोर ओपन हो गया होता है। अब जैसे ही यहाँ पे यू नोट करते हैं कि जिस यंग मास्टर की ये बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यही मिस्टीरियस पर्सन, आई मीन कि ये मरा नहीं था। और बस यही सब कुछ मालूम होते ही बाकी सारे तो वहाँ से भाग गए थे। और जब फ़ोन इसके पास होते हैं सुजैन लेता हुआ बस में ही आके बैठ जाता है। जैसे ही सुजैन शाओडू को अपने बगल वाली सीट पे बैठने को बोलता है तो वो भी बैठ जाती है। और ये देख के रूही को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, बेचारी बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील करने लगी थी। अब सारे फ्रेंड्स मिलके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। रात को बस इसे कोल्ड हो गया था और तभी रूही मेडिसिन लेके आ जाती है कि तुम्हें ये ले लेनी चाहिए। वो इसका इतना ज़्यादा ख्याल रख रही थी, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह। यहाँ पे इसे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा होता है कि ये मैं भी उसी लड़के को ही पसंद करती हूँ जिस पे कि इसका क्रश है, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचती होगी। अब रात को ये सुजैन इसी कश्मकश में ही मुब्तला होता है कि क्या मैं शाओडू को अपने साथ मूवी पे चलने के लिए इनवाइट करूँ कि ना करूँ। तभी अचानक ही इसका जो मिस्टर ब्लैक वाला अकाउंट था वहीं से ही इसे शाओडू का मैसेज मिलता है। वो तो ऐसे समझो कि मिस्टर ब्लैक पे ही ट्रस्ट करके अपना सीक्रेट शेयर कर रही थी कि मेरा एक लड़के पे क्रश है, क्या मुझे ये बात उसे बता देनी चाहिए। अब जिस तरह की उस लड़के की क्वालिटीज़ वगैरह बता रही होती है, इसे तो साफ पता चल गया होता है कि इसका मतलब है कि जिस तरह के मैं शाओडू को पसंद करता हूँ वो भी मुझे पसंद करने लगी है। सो क्यों ना अब बहुत सोचने समझने के बाद ही वो उसे मैसेज करके अपने साथ मूवी पे ही चलने को इनवाइट कर लेता है। और ये देखते ही शाओडू काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब अगले ही दिन यहाँ पे रूही को बताना बिल्कुल नहीं भूलती है। ये कह रही होती है कि आपका जिस लड़के पे क्रश है मैं भी उसे पसंद करती हूँ। वो बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, यही कह देती है कि ठीक है मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, अगर सुजैन भी तुम्हें पसंद करता है तो मैं बीच में कबाब की हड्डी थोड़ी ना बन सकती हूँ। और ये सुनते ही अब इसका दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। अब सुजैन जैसे घर पे कुछ स्टफ़ वगैरह उठाने के लिए आया था तो उसके पापा देख लेते हैं। यही कह रहे थे कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, सो या तो अपनी कंपनी को संभालो या फिर अपनी स्टडीज़ को मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए अब्रॉड जाने की तैयारी करो। ये तो उन्हें बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला ही गया था।
आज ही लिन ने अपने लिए एक पर्सनल फोटोग्राफर को ही हायर किया था, जो कि कोई और नहीं यांग ही होता है। इसकी फ़ोटोज़ बनाते बनाते अब तो उसने पक्का पक्का डिसाइड कर लिया होता है और इसे इनवाइट भी करता है लंच पे कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो तो खुशी हो गई थी। अब जैसे ही उसे कुछ कहने के लिए बुलाता है तो यहाँ पे चोरी चोरी इनकी सारी की सारी बातें शाओडू भी बैठी सुनी रही थी। वो भी इधर ही कुछ काम के सिलसिले में ही आई थी। अब बहुत हिम्मत इकट्ठी करने के बाद वो इसे कहने ही लगा था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? जैसे ही वो हाँ कहती है, ये सुन के तो शाओडू की भी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। दोनों अभी हाथ पकड़ के बैठे ही थे कि कुछ आवाज़ सुन के ये देखते हैं कि उन्होंने इनकी सारी की सारी बातें तो यहाँ पे शाओडू सुन चुकी है। वेल वो तो अपनी बेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रही थी कि मैं हमेशा ही तुम दोनों को सपोर्ट करूँगी। आज वापसी पे ये नोट करते हैं कि जैसे कि किसी ने यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है, वो भी यू का, और ऐसे ही सस्पिशियस से तरीके से वहाँ से चलता बनता है। वही बॉक्सर क्लब वाला ही प्रेसिडेंट था। ये लोग सोच रहे होते हैं कि क्या हमें इस बारे में यू को बताना चाहिए कि नहीं। अब ये जैसे उसे छोड़ने के लिए आता है तो यहाँ पे इसने लिन को किस भी कर ली थी, और ये वाला सीन तो कोइंसिडेंटली शाओडू और सुजैन ने भी देख ही लिया था। इसे तो उनकी बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही होती है। और यहाँ से वापसी पे अब थोड़ी थोड़ी ही अपने जो भी सीक्रेट्स होते हैं वो इसे बता दिया करती है। यही कहती है कि मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनते ही अब मन में सुजैन सोच लेता है कि जिस दिन मैं इसे प्रपोज़ करूँगा उस दिन तो पक्का पक्का इसे मैं एक बिग सरप्राइज़ दूँगा। अगले ही दिन जू के पोस्टर को देख के सारे बातें बनाने लग गए थे। अब ये सब कुछ देखते हुए इसे फील होता है कि जैसे हो ना हो ये किया धरा जूही का ही है। वो इस बारे में उससे पूछने के लिए आता है। वो तो इससे नाराज़ हो के वहाँ से चली ही गई थी कि क्या तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो। अब बाद में आके सब कुछ ही क्लियर कर दिया था शाओडू ने कि उसने ऐसा नहीं किया था, बल्कि सुजैन और मैं हम दोनों ही गवाह हैं। हमने देखा था ये क्या धरा ही बॉक्सर का है। ये सुनते ही अब उसे बुरा लगने लगा था कि ऐसे ही खामखा में मैंने उस पर शक किया। यहाँ पे सुजैन तो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि आखिर को मैं शाओडू को कैसे बताऊंगा कि मैं ही मिस्टर ब्लैक हूँ, उसका हीरो। यहीं पे ही उसे ऐसा करते हुए देख के यहाँ पे शाओडू ने पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। आज ही इनका दिन था। इन दोनों ने मूवी देखने के लिए जो जाना था ये मोबाइल में ही लगी होती है। इससे पहले कि इससे कोई भी गाड़ी टकराती, यहाँ पे हमारे हीरो ने इसकी मदद कर दी थी। वो इसका हाथ पकड़ के ही अब दोनों ही थिएटर आ चुके होते हैं। अब जैसे ही देखती है कि एक कपल ने ही उसके शोल्डर पे ही अपना सर रखा हुआ है, अब वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। और ये देख के सुजैन तो स्माइल ही करने लगा था। इसके बाद ही सीधा लेके पहुंच जाता है कि कैसे उसने यहाँ पे स्नोफॉल का ही अरेंज करके रखा हुआ था। और ये देख के और साथ में एक सरप्राइज बॉक्स भी होता है। उसे बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। उसमें ही एक स्नोमैन था जिसे कि देख के कह रही होती है कि इसकी शक्ल तो तुमसे ही मिलती जुलती है। अब फिर फाइनली वो इससे अपने लव की कन्फेशन कर देता है। और तभी रियल वाली स्नोफॉल भी होना स्टार्ट हो गई थी। जो इसके लिए गिफ्ट लाया था वो भी दे देता है। एंड देन दोनों ही एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब वो मोमेंट आ गया था कि ये दोनों अब साथ में ही अपना फुल टाइम बिताएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और बस ऐसा ही मस्तियाँ वगैरह करने के चक्कर में इन्हें इधर रात ही हो गई थी। अपनी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लगे थे। इसके बाद ही शाओडू इसे अपनी फेवरेट जगह पे ही लेके आ गई थी। और काफ़ी सारे स्टार्स भी देखने ही लगे थे कि देखो इसमें से जो एक स्टार ज़्यादा चमक रहा है ना वो मेरा फेवरेट है। वो भी कह देते हैं कि हाँ तो मैं भी तो तुम्हारा फेवरेट ही हूँ। पर वो कह देती है कि हाँ बट नंबर 2 पे, नंबर 1 पे तो मिस्टर ब्लेक हैं। अब फाइनली वो इसे बता देता है कि मिस्टर ब्लेक कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुन के एकदम सरप्राइज रह गई थी कि क्या सच में, लेकिन इस बात का तुमने सबको क्यों नहीं बताया। वो कह देता है कि ये एक सीक्रेट है और वैसे भी एजेंसी ने बोला हुआ है कि हमें अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करना है। इनके अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताना है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया हुआ है। वो भी प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है मैं भी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और दोनों ही मिलके यहाँ पे स्टार्स को ही देखने लगे थे। काफ़ी रात बीत चुकी थी। वो तो इसे अपने घर पे ही लेके आ गया होता है। इसकी फ़ोटोज़ भी ही क्लिक करने लगा था। एंड देन अपने स्टूडियो भी के यहाँ पे बैठ के मैं ड्राइंग्स वगैरह करता हूँ। ये देख के वो तो काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी हो रही थी कि ये देखो अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं मेरे साथ शेयर कर रहा है। अब इसके क्लोज आने ही लगा था। वो समझती है कि मुझे किस कर रहा है, इसलिए अपनी आइज़ को क्लोज कर लेती है। लेकिन आगे से उसने अपना ही एक टॉय रख दिया था। एंड देन अब वो दोबारा से ही इसके क्लोज आने लग गया था। अब की बार ये भी उसे किस नहीं करने देती है। शॉवर लेने के लिए ही आ गई थी।
अब इसने अपनी ही ड्रेस उसे पहनने के लिए दी होती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि सुजैन ने अपने सोने की जगह फर्श पे बनाई है, बल्कि इसे कह रहा था कि तुम अगर बेड पे सोना चाहती हो तो बिल्कुल आराम से सोना, बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा मैं तुम्हें। वेल इसे तो अच्छे से नींद आ ही नहीं रही थी। अब यहाँ पे यही कह रही होती है कि अब जो हम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को पता चले, प्लीज़ इस बारे में किसी को भी मत बताना। वो भी कह देते हैं कि ठीक है ठीक है। पर जैसे ही वो इसका हाथ पकड़ता है तो ये कह देती है कि अगर तुम बेड पे मेरे साथ आके सोना चाहते हो तो सो सकते हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी लिमिट्स को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहीं पे ही सो गए थे, अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज को भी याद करते हैं। अगले ही दिन मॉम की घर पे एंट्री हो ही गई थी। वो दो शूज़ देख के हैरान होती हैं कि इसका मतलब है कि कहीं मेरा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो इधर नहीं आया है। यह भी बड़े प्यार से शाउडू को देख ही रहा था कि आहट सुन के इसे जगाने लगता है कि मॉम आई हैं, प्लीज़ उठ जाओ और कहीं पे छुप जाओ। ये बेचारी भी कहीं छुप भी जाती है। बहुत कोशिश तो करता है कि मॉम को पता ना चले कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे लेके आया हूँ, बट उन्हें तो मालूम हो ही गया था। यही कह रही होती हैं कि अगर तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उसे जब चाहो यहाँ पे ला सकते हो। मॉम से प्रॉमिस लेता है कि ये आपके और मेरे बीच ही सीक्रेट रहेगा, अभी डैड को मत बताइएगा। वो भी कह देती हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मैं नहीं बताऊंगी, और इसे गुड बाय कह के वहाँ से चली गई थी। मॉम दोनों के लिए ही नूडल्स बना के गई होती हैं, जिसे कि टेस्ट करके इसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा था, और इसके मॉम की तारीफ़ भी कर रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा काइंड थी ना। नेक्स्ट डे शाओडू जैसे ही कुछ लड़कों को गेम्स खेलते हुए देखती है तो यहाँ पे हमारा हीरो जेलिस फील करता हुआ पहुँच आया होता है कि देखो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं हूँ, सो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखने का हक है। और फिर इसे खाने पे ही लेके जाने लगा था। वहाँ पे कोइंसिडेंटली इनकी मुलाकात लिन और यांग से हो जाती है। उनके सामने तो डिस्टेंस ही बनाई रखते हैं, लेकिन उन्हें तो अंदाज़ा हो गया था कि इधर दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर है। जैसे वो उसके कान में आके बोलती है कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, तब जाके उसका मूड कुछ अच्छा होता है। हैंग जानबूझ के इसे जलाने के लिए ही लिन से बातें करता रहता है। बेचारे की बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत होती है कि एक मुझे देखो कि शाओडू मैं इस चीज़ का रिप्लाई तक नहीं करती है। अब जैसे ही ये सारे लोग मिलके लंच करने के लिए आते हैं, इसे तो शाओडू के ही आने का वेट था कि इतनी लेट हो गई है, पता नहीं वो लड़की रह तो रह कहाँ पे गई। बेचारे को उसका बहुत ज़्यादा ही वेट करना पड़ गया था। एंड बहुत ज़्यादा वेट करवाने के बाद फाइनली शाओडू की एंट्री हो ही गई थी। लेकिन हाँ, उसका सारा का सारा ध्यान तो मोबाइल में ही होता है। इस बेचारे को कोई भी तवज्जो नहीं दे रही होती है, और बस इसी वजह से इसका बुरा हाल होता है कि ये क्या बात हुई, इसका बॉयफ्रेंड मैं हूँ, बट ना इसका तो फोकस मुझ पे है ही नहीं। अभी भी खाना बीच में छोड़ के एक्सक्यूज़ करती हुई सीधा यू के पास आती है। इसने तो ऐसे मानो कि अपना मिशन बना लिया था यूई और यू दोनों के बीच ही रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए। थोड़ी देर के बाद ही कॉमिक क्लब आ गई थी। अब उसके साथ खाना खाने के लिए जाना चाहती थी, तो यांग कह देता है कि हाँ बिल्कुल ये फ्री है, इसके साथ जा सकती हो। जैसे ही कुछ गर्ल्स को आते हुए देखती है, इस बेचारे को तो उसने धक्का ही दे दिया था, सीधा ही जाके एक डोर में लगता है। अब अपनी ही क्लास में लाके जैसे इसके क्लोज आता है तो वो कह देती है कि ऐसे ठीक नहीं रहेगा, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने हमें देख लिया तो। अब उसे नाराज़ हो जाता है कि ये क्या बात हुई, मेरी गर्लफ्रेंड हो भी सही कि नहीं। अब जैसे ही कह देती है कि ठीक है अपना मूड सही करो, क्या तुम मुझे कुछ ड्राइंग्स वगैरह सिखा सकते हो। अब जैसे ही ड्राइंग्स वगैरह सिखाने लगा था तो मज़ीद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, फ़ौरन से उसे किस करने लग गया था। अब जैसे ही उसे कॉल आती है तो वो भी पिक नहीं करने देता कि नहीं इस वक्त तुम मेरे साथ हो, बस मेरे साथ ही टाइम गुजारोगी। एंड देन दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं। बाद में जैसे ही यूई और यू दोनों को साथ में देखती है तो बस स्माइल ही करने लगी थी। अब दूर से ही खड़ा हमारा हीरो नोट कर लेता है। अब वो समझता है कि ये सिर्फ यू को ही देख के ऐसे ही स्माइल कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अब बहुत मेहनत तो यू ने की ही होती है और यू ने भी इसकी मदद की थी, उसी की बदौलत ही अब फाइनली इसे स्टूडेंट्स काउंसलिंग का ही चेयरमैन बना दिया गया था। पहले वाइस चेयरमैन था और इसकी अब प्रमोशन हो गई थी। सारे फ्रेंड्स मिलकर ही सेलिब्रेट करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, और इसके बाद जैसे ही खाना खाने के लिए आए थे ड्रिंक्स वगैरह भी करने ही लगे थे, जिसके बाद ही बहुत ज़्यादा टुन भी हो जाते हैं। खैर यहाँ पे ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को इसने अनाउंस कर दिया था कि अब से मेरी गर्लफ्रेंड है शाओडू। ये सब सुन के रूही बहुत ज़्यादा ही उदास हो गई थी। इसका मूड फ्रेश करने के लिए जैसे ही शाओडू आती है तो उसे कह देती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो, मैं अब हमेशा ही आप लोगों को सपोर्ट करूँगी। और वैसे भी हम दोनों का शायद कि कोई मैच बनता ही नहीं था, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मैंने भी सोच लिया है कि हम दोनों चलो कम से कम फ्रेंड्स तो बन के रह ही सकती है ना। और ये सुन के वो भी कह देती है कि और क्या, ये लोग बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गए थे, फिर भी मस्तियाँ तो नहीं रुकनी चाहिए, साथ में इंजॉय करने के लिए आ ही गए होते हैं। अब कुछ लोग तो यहाँ से चले ही गए थे, वैसे भी इनके रूम्स वगैरह बंद हो गए थे, तो इसलिए सुजैन कह देता है कि चलो मेरे घर पे। बाकी पीछे से यू और यू ही रह गए होते हैं। ये बेचारी भी अब मज़ीद अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, फ़ौरन से यू को किस करके एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से भागी गई थी। अब सुरैन को शाओडू को ही संभालना पड़ गया था। वो जैसे इसे बेड पे लिटाने के लिए आती है तो ये इससे पहले कि उसे किस करता, वो मना कर देती है कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। अब यहाँ पे वो तो इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा था, बल्कि यही कहता है कि क्या तुम मेरे साथ स्टे कर सकती हो। क्या पता है कि जैसे यू को देख देख के स्माइल कर रही थी, मुझे बहुत ही हर्ट फील हुआ था। ये सुन के वो स्माइल करने लगती है। अब इससे पहले कि सुजैन वोमिट करता, वो आगे से अपना हाथ रख देती है। नेक्स्ट डे मॉम डैड के घर पे एंट्री हो गई थी। वो तो सुजैन के इतने सारे फ्रेंड्स को देख के एकदम हैरान रह जाते हैं। पहले उठते ही अपोलोजाइज़ करने लगे थे कि हमने आपके घर पे इतना सारा मेस क्रिएट कर दिया। बाहर ये सारी बातें सुन के अब शाओडू तो चाहती है कि क्या मैं चुप जाऊँ, कहीं वो हमें एक ही रूम में देख ना ले। पर ये कह देते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज तो ऑफिशियली मैं भी उनको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा ही देता हूँ। अब जैसे ही बाहर ला के शाओडू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मॉम को तो कोई भी एतराज़ नहीं था। वो तो चाहती थी कि इसके सारे फ्रेंड्स मिलके हमारे साथ खाना खाएं, बट वो तो एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से भाग ही गए थे। मॉम शाओडू को तो रोक लेती हैं कि प्लीज़ अब तुम यहाँ से मत चली जाना। अब जैसे ही मॉम शाओडू को साइड पे लेके जाती हैं तो पीछे से ही डैड सुजैन से कहने लगे थे कि अगर ठीक है तुम्हें कंपनी नहीं संभालनी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड जाने की तैयारी करो। अब मुझे तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी इनकार नहीं सुनना है, समझे तुम। अपना फैसला सुनाने के बाद ही वो तो वहाँ से चलते बनते हैं। इधर ही मॉम को शाओडू तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी। वेल यहाँ पे जैसे ही ये उन दोनों को बातें करते हुए छोड़ के साइड पे जाता है तो ये मॉम को बता देती है कि कैसे ही बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है आपका बेटा। आप लोगों ने शायद कि कभी उसकी केयर की ही नहीं है, इसी वजह से ही वो इतना ज़्यादा ज़िद्दी और चिड़चिड़ा हो गया। उसने कभी अपने फ्रेंड्स ही नहीं बनाए हैं। वेल आपको भी अपने बिहेवियर को लेकर कुछ सोचना चाहिए। ये सारी बातें तो उसने ब्रेवली मॉम से ही डिस्कस कर ली थी। मॉम भी इस बारे में सोच रही होती है अपने बेटे के लिए। शाओडू तो एकदम परफेक्ट लड़की लगी थी कि इसे हमारे बेटे का इतना ज़्यादा ख्याल है। उन्हें भी एहसास हो गया था कि अब हमें वाकई में अपने बेटे को कुछ न कुछ तो टाइम देना ही चाहिए। वैसे भी कभी भी अपनी फीलिंग्स उसने कन्फेस नहीं की थी। मीन के वो इनके बारे में क्या सोचता है अब शाओडू के थ्रू ही उन्हें पता चला था। अब से तो पक्का पक्का वो अपने बेटे को निराश नहीं करने वाली थी। यहाँ से वापसी पे ये उसे कह रही होती है कि मैंने तो समझा था कि तुम्हारी मॉम शायद जैसे कि अक्सर ड्रामों में होता है मुझे पैसे देंगी कि हमारे बेटे को छोड़ दो, शायद कि मैं वो एक्सेप्ट भी कर लेती अगर ऐसा होता तो, और बाद में हम दोनों ही उन पैसों को शेयर कर लेते। खैर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे सुजैन थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होता है कि क्या मैं इसे बता दूँ कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड चला जाऊँ। मैं फिर भी नहीं बताता है, लेकिन हाँ इस बार में बिल्कुल ही बेखबर होता है कि एक्चुअली में इसकी मॉम ने पहले ही शाओडू को बता दिया हुआ है कि इसके पापा क्या चाहते हैं। वो अभी भी वेट में होती है कि कब ये इस बार में खुद ही मुझसे बात कर लेगा। क्या जैसे उसे छोड़ने के लिए आता उसका तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि इसे ही ऐसे अकेले छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ। अब हमें पता चलता है कि यूई और यू के बीच काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हो चुकी थी। दोनों ही अक्सर खाना खाने के लिए भी जाया ही करते हैं। बाद में ये जैसे ही यांग को अपने अब्रॉड जाने के बारे में बता रहा था और ये भी कहता है कि तुम्हें मशवरा दो कि क्या इस बारे में मुझे शाओडू को बता देना चाहिए कि नहीं। अब इनकी बातें रूई ने सुन ली थी। एंड वो तो यही कह रही होती है कि देखो अगर आपको सही से मतलब मुनासिब लगता है तो बता दें, ऐसे ही खामखा में कहीं बाद में वो नाराज़ ही ना हो जाए कि इस बारे में पहले उसे क्यों नहीं बताया गया। और अपने रिलेशनशिप को अच्छे से कंटिन्यू रखना चाहते हो तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। पर वो भी अब इस बारे में सोचने ही लगा था कि क्या करना चाहिए। अब इनके वेकेशंस के दिन हो गए थे। वो इसे गुड बाय कह के अपना सामान वगैरह लेके अपने पापा के पास ही जाने वाली होती है। जैसे ही घर पे आती है तो उसके डैड देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। एक्चुअली में इसकी मॉम नहीं थी तो शाओडू के पापा ने अकेले ही मॉम और डैड दोनों ही बन के इसे पाला था। वो इनकी बहुत ज़्यादा ही लाडली होती है।
खैर यहाँ पे जैसे इससे पता चलता है कि अगर डैड को मालूम हुआ हो कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उन्होंने तो उसकी टांगें तक तोड़ देनी है। शाओडू तो नहीं चाहती थी कि ऐसे ही सुजैन की मेरे डैड के हाथों हड्डियाँ वगैरह टूटे। चोरी चोरी एक दूसरे से बात करते तो रहते हैं। ऐसे ही रूम में आती है, तभी डैड पूछने के लिए आए थे कि तुम्हारी स्टडीज़ कैसे चल रही हैं। ये फ़ौरन से ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और बस इसी वजह से ही अक्सर ही इसकी शाओडू से बात होती ही नहीं है। बेचारा बहुत ज़्यादा ही टेंस होता है। ये कहने लगा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसे मिस भी कर रहा था और बताना भी चाहता था कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। अब जैसे ही अपनी इन सारी हालात के बारे में ही इधर रियांग से डिस्कस करता है, तो वो कह देता है कि क्यों ना तुम उसके होम टाउन जाके उससे मिल लो, सरप्राइज़ भी दे देना और ये भी बता देना कि अब्रॉड जा रहे हो। वेल, इससे बेटर ऑप्शन तो तुम्हारे पास कोई हो ही नहीं सकता है। तुम्हें पता है ना कि लड़कियों को ऐसे ही सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। अब उसके कहने में आके ये भी फ़ौरन से ही निकल पड़ा था। एड्रेस वगैरह का इसने मालूम कर ही लिया था। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो फ़ोटोज़ वगैरह से सेंड कर देता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, लेकिन ये बिलीव नहीं करती है कि मैं तो ओवर स्मार्ट हूँ ना, मुझे पता है कि ऐसे ही झूठ बोल रही हो ना तुम। अब अचानक ही इसका ही वही एक पुराने वाला क्लासमेट इसे तंग करने के लिए आ गया था। पहले इससे पहले कि मज़ीद उसे टॉर्चर करता या बुली करता, तभी हमारा हीरो आके उसे साइड पे कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। ये हैरान थी कि क्या सच में इसका मतलब है कि तुमने सच ही बोला था कि यहाँ पे आ रहे हो। इन दोनों को बातें करते हुए डैड भी सुन लेते हैं और वो इससे पूछ लेते हैं कि ये कौन है। वो तो इसे अपना फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाती है। डैड तो उसका बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ख्याल रखने लगे थे। वो भी इनके सामने एक अच्छा बच्चा बन के ही बिहेव करता है, ऐसे मानो कि उन्हें तो ये लड़का बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। अब यहाँ पे शाओडू की मॉम के बारे में ही उससे डिस्कस करने ही लग गए थे कि कैसे इसकी मॉम नहीं है और इसे मैंने ही पाला है, ये मेरी बहुत ज़्यादा ही लाडली है। अब काफ़ी रात हो गई थी। वो पूछ रही होती है कि क्या तुमने एक होटल में अपना रूम बुक करवा लिया है, वहाँ पे रहने के लिए चले जाओगे ना। ऊपर से बारिश भी होने वाली थी। जैसे ही छाता लेने के लिए जाती है तो इसके वापस आने तक वो तो वहाँ से चला ही गया था। अब इनकी बातें तो ऊपर से डैड ने सुन ली थी। अब उन्हें पता चल जाता है कि ओ, तो ये वाला लड़का मेरी बेटी का ही बॉयफ्रेंड था। इसे अपने पास से बिठा के पूछ लेते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे क्यों छुपाई। फिर आगे से वो कोई ना कोई तो बहाना बना ही देती है। खैर यहाँ पे सुजैन को तो अपना दामाद इन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया था। इनके लिए कोई एतराज़ नहीं था कि अगर वो इनकी बेटी के साथ रिलेशनशिप में है कि नहीं है। अब कुछ चीज़ें बाय करने के लिए जैसे ही इसका गुजर उस गली से होता है जहाँ पे कि वो बुली बॉयज़ आके से परेशान किया करते थे। बेचारी का बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो जाता है। अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि वो फिर से आ जाता है कि उस रेस्टोरेंट पे तो तुम बच गई थी, लेकिन आज के दिन नहीं बचने वाली हो। बेचारी परेशान खड़ी ही थी कि तभी इसकी हेल्प करने के लिए हमारा हीरो पहुंच जाता है। डैड के थ्रू ही से पता चला था कि आखिर को इस वक्त शाओडू कहाँ पे गई है। मैं यहाँ पे उन्हें मार के भगाने के चक्कर में इसे भी चोट लगी गई थी और इधर ही शाओडू को उसकी चिंता हो रही होती है। अब डैड को तो खुशी ही थी कि इसने मेरी बेटी की इतनी ज़्यादा मदद की है। वो भी इससे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं। इवन कि उन्होंने आज की रात ही अपने घर पे इसे स्टे करने की इजाज़त दे दी थी। बहुत सोचने समझने के बावजूद भी इसमें हिम्मत नहीं आ पाती है कि उसे कैसे बताऊँ कि हमारा अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। अगले दिन इसे जानने से ही वो रोक रही होती है कि क्या हम दोनों हैप्पी न्यू ईयर साथ में बिता सकते हैं, लेकिन ये उसे गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चला ही गया था। अब उसे जाते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा ही अपसेट दिख रही होती है। स्टेशन तक डैडी से ड्रॉप करने के लिए जैसे ही जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही अपनी बेटी की फ़ोटोज़ दिखाने लगे थे उसके बचपन की, कि ये तो कभी भी उसने किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं। क्या तुम्हें पता है कि वो बहुत ज़्यादा ही चबी होती थी। ऐसे ही स्कूल में उसके फ्रेंड्स कभी बने ही नहीं। जब मैं पूछता था कि तुम्हारे दोस्त हैं तो वो आगे से मुझे झूठ बोल देती थी कि हाँ बिल्कुल है। और मैं भी देखो उसकी सारी बातों पे यकीन कर लेता था, लेकिन वैसे भी मैं क्या ही करता अगर बेटी मुझसे ही शेयर नहीं करना चाहती थी बातें। जैसे ही उसकी स्कूल की फ़ोटोज़ को देखते हैं तो ये रिमेंबर करने लगा था कि ऐसे ही बचपन में कुछ लड़के एक फैटी ही लड़की को ही बुली कर रहे थे, तभी इसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसकी मदद करने के लिए आया था। अब ये सारी बातें जानने के बाद ही से एहसास हो जाता है कि इसके दिल में वाकई में शाओडू को लेके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। उसे छोड़ने का तो कभी सोच भी नहीं सकता है। तो इसने अब्रॉड ना जाने का ही फैसला कर लिया होता है कि ठीक है, डैड अगर मुझे मारते हैं तो मारते ही रहें, अगर जो भी करना है वो कर सकते हैं कर दें, लेकिन हाँ, शाओडू को छोड़ के अब्रॉड तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। सीधा ही डैड को गाड़ी रोकने को बोलता है और यहीं से ही शाओडू के पास ही पहुंच आया था। वो इसे देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है।
ये तो आते ही उसे हक कर लेता है कि तुम्हें छोड़ कर जाने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। ये तो अब सीधा इसे अपना स्कूल दिखाने के लिए ही लेके आ गई थी कि जहाँ पे कि इसकी बहुत ज़्यादा ही बैड मेमोरीज जुड़ी थी। अपने पास्ट को याद करके इमोशनल भी हो जाती है। वेल वो इसके आंसू साफ करने के साथ साथ ये भी कहने लगा था कि अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ ना, कभी भी तुम्हें गम नहीं दूंगा, हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब आइंदा के बाद ऐसे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ सुनते ही वो बहुत ज़्यादा टची हो जाती है एंड देन वो इसे हक भी करने लगी थी। ये कितना ज़्यादा स्वीट है ना यार। सूर्यन आज जैसे ही घर पे पहुंचता है तो सामने से मॉम डैड को देख के एकदम हैरान। मैं मॉम को तो इसकी चिंता होने लगी थी कि ये तुम्हारे फेस पे किसने मारा है, देखो कितने सारे स्कार्स हैं। वो खुद एक डॉक्टर होती हैं तो इसलिए मेडिसिन नहीं लगाने लग गई थी। अब ये भी गुड न्यूज़ देती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड मान गए हैं कि ठीक है अब तुम्हें अब्रॉड जाके स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं पे रहकर जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। यार पहले ही अपने बेटे को लेके इतने ज़्यादा दोनों कभी भी केयरिंग नहीं हुए थे, लेकिन हाँ अब इनमें तब्दीली आ गई थी जब से शाओडू ने बताया था कि आप लोगों के बेटे को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आप लोगों की ज़रूरत है। तब से ही उन्होंने अपने बेटे के साथ ही वक्त गुजारने का डिसाइड कर लिया था। अब इसे भी पता चल गया होता है कि ऐसे जब मैं सोच रहा था कि शायद कि मॉम डैड मुझसे लव नहीं करते हैं, मे बी कि मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था। अब डैड को भी पता था कि इसके फेस पे चोट लग गया है तो इसलिए चुपके से ही मेडिसिन रख के चले जाते हैं। और ये देख के यहाँ पे हमारे हीरो तो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा होता है। फाइनली छुट्टियाँ गुजारने के बाद ही सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हो ही गई होती हैं। अब जो कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में कभी भी सूर्या ने रिवील नहीं किया था, अब उसने सबको ही बता दिया होता है कि मिस्टर ब्लैक कोई और नहीं बल्कि वही है। सूर्यन अपनी गर्लफ्रेंड को चीफ एडिटर से भी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आ ही गया था। उन्हें भी इन्हें साथ में देख के बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है और इन्हें बेस्ट विशेस देती हुई वहाँ से चली ही गई थी। उसके जाने के बाद जैसे ही हैप्पीली टाइम गुजार रहे होते हैं तभी इनके फ्रेंड्स की एंट्री हो जाती है कि ये क्या बात हुई कि मिस्टर ब्लैक सूजैन था, हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था इसने। और साथ में उसके साथ फ़ोटोज़ भी बनाने ही लग गए थे। रूही ने अब्रॉड जाने का डिसाइड कर लिया था और जाते जाते अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आ जाती है। उनके फेवरेट गिफ्ट्स ही लाई थी, जिसे कि देखने के बाद ही वो थोड़ी बहुत इमोशनल भी हो जाती हैं कि ये क्या बात हुई, तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। वो आगे से कह देती है कि कोई बात नहीं है, हम लोग एक दूसरे से राब्ता में तो रहेंगे ही सही, सो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो। इसी के साथ ही अब हमें 2 महीने बाद सूजैन के ही साइन इवेंट का ही सीन दिखाया जाता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मीन के शाओडू भी बैठी हुई थी। अब उसका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, इससे बढ़ के उसके लिए खुशी की और क्या बात हो सकती थी। यू और जुई भी दोनों मिलकर ही डेट पे जाया करते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। अब वहीं पे ही लिन और जैंग का भी एक परफेक्ट कपल बन ही गया था। अब जहाँ पे भी इसकी फैंस इसे देखती हैं तो सूजैन से ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुँच आई होती हैं। इसकी कॉमिक का 3 सीज़न बहुत ज़्यादा हिट गया था और इसी बात की ही सबसे ज़्यादा शाओडू को खुशी होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो कभी भी हम सारे फैंस को निराश कर ही नहीं सकता है। ये लोग भी अपनी ही ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे और इनके इसी क्यूट एंड हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।